नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 182। टस्क टस्क। निश्चित रूप से इस आदमी को अभी भी समस्याएं हैं। अर्जुन ने निगरानी उपकरण को घूर कर देखा और उपहास किया। उसका अंतर्ज्ञान गलत नहीं है, चेंग वेन्याओं के साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ इतना है कि चेंग वेन्याओं की पहचान अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है और वह नहीं जानता कि यह आदमी कहाँ से आता है। बेशक अर्जुन को उम्मीद थी कि चेंग वेन्याओं का सूर्य ग्रहण से कुछ लेना देना है और केवल इसी तरह वह जल्द से जल्द भगवान को पा सकता है। भगवान कभी नहीं मरते। अर्जुन को अच्छी नींद नहीं आती। आखिर यह आदमी वाकई बहुत परेशान करने वाला है और इस तरह की सोच भी बहुत खतरनाक है। वह हमेशा मशीनीकरण में लगा रहता है और इंसानी स्वभाव को गंभीरता से नहीं लेता। काव्या वर्मा का सुंदर चेहरा भी ठंडा पड़ गया और उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कॉलेज की सहपाठी, जिसे उस पर थोड़ा क्रश था, इतने खास आइडिया के साथ उससे संपर्क करने आएगी। अब आगे क्या करने वाले हो? काव्या वर्मा ने अपने छोटे भाई की ओर देखा और पूछा। अब उसका दिमाग थोड़ा उलझ गया है और उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा। वो बस यही देख पा रही है कि अर्जुन के पास कोई अच्छा आइडिया है या नहीं। मेरे पास एक रास्ता है। इस समय रिया वर्मा एक वीर मुद्रा के साथ आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर वसंत की हवा जैसी मुस्कान थी और उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। वह पहले से ही सब कुछ समझ चुकी थी और रिया वर्मा भी समझ गई थी कि कुछ समय पहले जोंगडोंग में अर्जुन के साथ क्या हुआ था। वह आज चेंग वेन्याओं के मामले से निपटने के लिए वापस आई थी। क्या किया जा सकता है? अर्जुन ने उत्सुकता से रिया वर्मा की ओर देखा। तीसरी बहन, एक काली दिल वाली औरत, क्या कोई तरीका है जिससे चेंग वेन्याओं पीछे के लोगों को बाहर निकाल सके? क्या उन्हें जानकारी नहीं चाहिए? उन्हें कुछ जानकारी दीजिए ताकि पीछे छिपे लोगों का पता स्वाभाविक रूप से चल सके। रिया वर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बेशक जानकारी जाली भी हो सकती है। छोटे भाई, तुम इसमें सबसे अच्छे हो। तुम इसे संभाल सकते हो। फिर बड़ी बहन किसी समय नोटबुक छोड़ देगी और तुम्हारे जन्मदिन का पासवर्ड सेट कर देगी। वह तुम्हें जानकारी देने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ ही लेगी। चोरी। इस बारे में बात करते हुए रिया वर्मा ने धीरे से कहा, क्या मेरे भाई ने सिग्नल ट्रैकिंग को नहीं समझा? उस समय मैं उसके क्षेत्र में रहूंगी, अन्य लोगों के सिग्नल ब्लॉक करूंगी और उसे पकड़ूंगी। जब तक वह डेटा को किसी अन्य स्थान पर प्रसारित करता है, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। चतुर। अर्जुन मुस्कुराया। निश्चय ही तीसरी बहन अधिक शक्तिशाली थी। वह वास्तव में एक ऐसी महिला है जो खाने के लिए अपने मुंह पर निर्भर रहती है। यह विधि संभव है। काव्या वर्मा ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके सिग्नल का पता लगा सकते हो? चिंता मत करो, ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जिसे मैं ट्रैक न कर सकूं। जब तक वह डेटा भेजने की हिम्मत करता है, मैं तुरंत उसका पीछा करके उसे मार सकता हूं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह आदमी अभी भी सोचता है कि मैंने उसकी आंख की पुतली में उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल जब वह अंदर आया था तभी जोबा ने मुझे याद दिलाया था, लेकिन मैं उसे अंदर आने देना चाहता हूं और उसे देखना चाहता हूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? बहन, मैं आपके लिए बाद में जानकारी तैयार कर दूंगा। उसे अपनी आंखों में लगे कैमरे का इस्तेमाल करके पीछे खड़े लोगों से बात करनी चाहिए। मैंने अभी सिग्नल ट्रैकिंग का प्रयास किया है, लेकिन सिग्नल की स्थिति बहुत तेजी से बदल गई और यह उसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं जानकारी पर कुछ तरकीबें अपना सकता हूं और चाहे वे कहीं भी जाएं, जब तक मेरे हाथ में ये जानकारी है, मैं उन सभी को ढूंढ सकता हूं। अर्जुन की बातें सुनकर काव्या वर्मा और रिया वर्मा को थोड़ा आराम महसूस हुआ। कम से कम उन्होंने अर्जुन पर बिना शर्त भरोसा किया। काव्या वर्मा सहित अगर उन्हें अर्जुन पर भरोसा नहीं होता तो जब अर्जुन ने वे शब्द कहे होते तो वह तुरंत अर्जुन से भिड़ जाती। हालांकि वह बहुत खुश थी कि उसने अर्जुन की बातें सुनी।
इस दुनिया में केवल वही लोग हैं जो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे हैं उनके परिवार के सदस्य। यही कारण है कि काव्या वर्मा अपने परिवार से इतना प्यार करती है। मेरी मौसी का परिवार भले ही बहुत बड़ा हो, पर वो कोई बाहरी तो नहीं है। चूंकि वो नेकी का बदला चुका सकते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि आपके पास वास्तव में कोई सिद्धांत न हो या इसमें सिद्धांत की मूल बात शामिल न हो। कुछ समय के बाद काव्या वर्मा अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई है, मानो चेंग वेन्याओ की बात ही भूल गई हो। बेशक एल्क मिश्र धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चेंग वेन्याओ ने काव्या वर्मा से पूछने में संकोच नहीं किया। काव्या वर्मा ऊपर से तो आभारी थीं, लेकिन मन ही मन वह उपेक्षापूर्ण थीं। यदि उसका छोटा भाई न होता तो उसे चेंग वेन्याओ के पीछे छिपे लोगों का पता लगाना पड़ता, इसलिए वह ऐसे लोगों से निपटने की जहमत नहीं उठाती। वह तो ये भी सोच रही थी कि उसके कॉलेज के सहपाठियों में ऐसा बदमाश क्यों है। शायद ये सुंदरता के कारण है। हालांकि काव्या वर्मा ने आज नियुक्ति स्वीकार कर ली और उन्हें मुक्त होने से पहले वास्तव में ये कार्य पूरा करना था। माफ करना, मुझे देर हो गई। कंपनी में इन दिनों बहुत सारे काम हैं और मेरे भाई को इन सब की परवाह नहीं है। मेरे भाई और बहन अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें चक्कर नहीं आते। मैं बस उनका थोड़ा सा दबाव कम करने में मदद कर सकता हूँ। काव्या वर्मा शिकायत भरे लहजे में जल्दी में होने का नाटक करते हुए आईं। चेंग वेन्याओ ने एक सज्जनतापूर्ण मुस्कान दिखाई, जो बहुत ही सौम्य और खुशनुमा थी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ही सेकंड में कई महिलाओं को मार डाला। कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी है, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना मंगवा दिया है। अपना काम छोड़ो और खाने के बाद इस बारे में बात करते हैं। चेंग वेन्याओ की आवाज़ बहुत कोमल थी। अगर उसे पता न होता कि उसके कुछ और भी इरादे हैं तो काव्या वर्मा यकीन कर लेती। ठीक है, पहले मुझे कुछ खाने दो। काव्या वर्मा को भी डर था कि इसमें नशीला पदार्थ या कुछ और हो सकता है, इसलिए उन्होंने ड्रोन को पहले इसकी जांच करने दी और विश्वास के साथ इसे खाने से पहले ये पता लगा लिया कि इसमें कोई विशेष मिलावट तो नहीं है। 2 कौर खाने के बाद काव्या वर्मा को निशा मेहरा का फ़ोन आया, जिसे उसने विशेष रूप से निशा मेहरा को भेजने के लिए कहा ताकि चेंग वेन्याओ की दृष्टि सुन्न हो जाए और इस आदमी को वास्तव में कुछ देखने से रोका जा सके। बड़ी बहन, मैंने आपको सारी जानकारी भेज दी है, आप इसे जल्दी से कमांडर चेतन को भेज दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि वह मुझे रोज फ़ोन करके परेशान करने लगे। निशा मेहरा ने अर्जुन का काफ़ी अनुसरण किया है और मूल रूप से अभिनय करना जानती हैं। उनका लहजा चिंतित और असहाय है। हालांकि विवरण जानने के लिए चेंग वेन्याओ ने निशा मेहरा की आवाज़ सुनने के लिए विशेष रूप से एक विशेष उपकरण भी पहना था। सामग्री। चेंग वेन की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। कमांडर चेतन को ये पता था तो ये जानकारी मिश्र धातुओं से संबंधित होनी चाहिए, है ना? भले ही इसका मिश्र धातु से कोई संबंध न हो, फिर भी इसका कवच से कुछ न कुछ संबंध अवश्य होगा। अब सैनिकों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है कवच। केवल यही चीज़ें सैनिकों के जीवन की गारंटी दे सकती हैं। ठीक है, मैं समझ गई, इसे तुरंत उन तक पहुंचा दो, चिंता मत करो। काव्या वर्मा ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, तो फिर तुम खाना याद रखना, लेकिन काम की वजह से खाना मत भूलना। चलो, तुमने ही तो मुझे आने के लिए कहा था, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। खैर, चलो इस बारे में बात नहीं करते। मुझे अर्जुन को ढूंढना है और मुझे उसे रात के खाने के लिए देखना है। निशा मेहरा से बातचीत करने के बाद काव्या वर्मा ने फ़ोन रख दिया, कंप्यूटर निकाला और डेटा डाउनलोड करना शुरू कर दिया। चेंग वेन्याओ ने चुपके से देखा कि यह एक दस्तावेज था जिस पर मिश्र धातु सामग्री लिखी हुई थी। इस समय चेंग वेन्याओ बेहद उत्साहित हो गया। मिश्र धातु सामग्री। जब चेंग वेन्याओ काव्या वर्मा से संपर्क करता है तो वह सबसे अधिक यही चाहता है, लेकिन अब इस मिश्र धातु सामग्री की सारी जानकारी काव्या वर्मा के कंप्यूटर में है। एक क्षण के लिए चेंग वेन्याओ का मन हुआ कि वह काव्या वर्मा को बेहोश कर दे और फिर कंप्यूटर छीन ले, लेकिन चेंग वेन्याओ को यह नहीं पता था कि यह कंप्यूटर चोरी रोधी प्रणाली से लैस है या नहीं, और अगर उसने ऐसी परिस्थितियों में जल्दबाजी में काम किया तो वह वास्तव में खुद को उजागर कर सकता था। इसी समय काव्या वर्मा का मोबाइल फ़ोन फिर बज उठा। काव्या वर्मा ने उसे निकाला और देखा। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ चेंग वेन्याओ को देखा और कहा, माफ़ करना, मेरा फ़ोन फिर से आ गया। कोई बात नहीं, पहले तुम अपना काम निपटा लो। चेंग वेन्याओ मुस्कुराया।
काव्या वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर बोली, रोंगरोंग, क्या हुआ? रिया वर्मा, कियान की तीसरी बहन। चेंग वेन्याओ ने बहुत ही शालीनता से रेड वाइन का एक घूंट लिया, लेकिन अनजाने में काव्या वर्मा की बातचीत सुन ली। रिया वर्मा को अचानक काव्या वर्मा क्यों मिल गई? आपके लिए एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, बाहर आकर ले लीजिए, रिया वर्मा ने कहा। यहाँ क्या है? काव्या वर्मा हैरान दिखीं। रिया वर्मा ने शिकायत की, निशा मेहरा इतनी व्यस्त थी कि वह आपको ये देना ही भूल गईं। मुझे इसे खुद देने आना पड़ा। खुशकिस्मती से आप ज़्यादा दूर नहीं हैं। ठीक है, मैं अभी नीचे जाकर ले आती हूँ। काव्या वर्मा ने सिर हिलाया। उल्कापिंडों का भौतिक विश्लेषण। चेंग वेन्याओ की सांसें फूलने लगीं। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उल्कापिंड की संरचना और भौतिक विश्लेषण इतनी जल्दी कर देगा। एल्क की तकनीक वाकई एक अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी और जल्द ही वापस आ जाऊंगी, काव्या वर्मा ने कहा। ठीक है, चलिए चलते हैं। चेंग वेन्याओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। काव्या वर्मा के जाने के कुछ समय बाद ही चेंग वेन्याओ ने एक छोटे रोबोट को नियंत्रित किया और काव्या वर्मा के कंप्यूटर पर फाइलें कॉपी करना शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह लापरवाही से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ हर जगह निगरानी है। अगर काव्या वर्मा को अभी पता चल गया तो वह आज राजधानी छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसी तरह चेंग वेन्याओ भी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अब वह जानकारी चुरा रहा था और यह अभी भी अर्जुन की नाक के नीचे था। चेंग वेन्याओ, जानकारी वास्तविक समय में प्रेषित की गई है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और देखें कि यह सच है या नहीं। चेंग वेन्याओ को भी जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की आवश्यकता है। अगर यह गलत है तो इसका मतलब है कि काव्या वर्मा को पहले से ही उस पर शक था। यदि ये सामग्रियां सत्य हैं तो इस बार उनका कार्य पूर्णतः पूरा हो गया है। पुष्टि। दूसरे पक्ष ने भी एक संदेश भेजा जो स्पष्ट रूप से बहुत घबराया हुआ था, लेकिन इसमें एल्क समूह का सबसे बड़ा राज छिपा था। बहुत से लोग इन सूचना तकनीकों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अब वे इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चेंग वेन्याओ ने गहरी सांस ली। वह ये भी देख रहा था कि काव्या वर्मा कब वापस आएगी। अब काव्या वर्मा के वापस आने के बाद ही वह उस छोटे रोबोट को हटा पाएगा। कुछ ही मिनटों के बाद चेंग वेन्याओ ने राहत की सांस ली। सारा डेटा बिना कोई निशान छोड़े स्थानांतरित हो गया था। माफ़ करना, मुझे सचमुच बहुत दुख है। जल्द ही काव्या वर्मा भी माफ़ी मांगते हुए वापस आ गई। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, चेंग वेन्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या वर्मा को कंप्यूटर पर जानकारी छांटते और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाते देख चेंग वेन्याओ थोड़ा घबरा गया। अगर काव्या वर्मा को पता चल गया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है तो वह तुरंत भाग सकता था। सौभाग्य से कुछ मिनटों के बाद काव्या वर्मा ने कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखाया। हालांकि काव्या वर्मा के दिल में वह पहले से ही जानती थी कि चेंग वेन्याओ ने उसकी जानकारी की नकल की है, और वह इस आदमी से और अधिक निराश हो गई, यहाँ तक कि थोड़ी घृणा भी हुई। बात बस इतनी है कि काव्या वर्मा ऐसी भावनाएं नहीं दिखा सकीं और केवल डेटा संचारित करने का दिखावा कर सकीं। थोड़ी देर बाद काव्या वर्मा ने कंप्यूटर बंद कर दिया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को अपने बैग में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना। ऐसी बातें मत करो, जल्दी से कुछ खा लो, भूख मत रखो, चेंग वेन्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो खाने के बाद टहलने चलते हैं ताकि खाना पचाते समय आराम कर सकें। जिंदगी में काम और आराम दोनों का मेल ज़रूरी है। मैं ठीक हूँ, काव्या वर्मा ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि यह चेंग वेन्याओ की उसके हाथ से यूएसबी फ्लैश ड्राइव चुराने की योजना थी। चेंग वेन की चमकदार आंखों में खुशी की एक चमक थी। जब तक काव्या वर्मा उसके साथ जाती और यूएसबी फ्लैश ड्राइव ले आती, वह बच निकलने में सक्षम हो जाता। मछली फंस गई है। अर्जुन ने उस पर प्रदर्शित आंकड़ों को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। जानकारी की प्रतिलिपि बना ली गई है और सिग्नल ट्रैकिंग के बाद अर्जुन को दूसरे पक्ष का स्थान मिल गया है। किसी देश में नहीं, बल्कि समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर। वीर सिंह, जयंत चाहर, तुम्हें निर्देशांक भेज दिए गए हैं। तुरंत वहां जाओ और उन लोगों पर नजर रखो, उन्हें भागने मत देना। मुझे इस द्वीप के सभी उद्गम स्थलों का पता लगाना है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। स्पष्ट, दोनों पहले से ही स्टैंड बाय पर थे। अब उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
वे बस वहां तक स्टील्थ लड़ाकू विमान ले जा सकते हैं। राजेश वर्मा भी नजर रखे हुए थे और साथ ही सभी पक्षों से संपर्क में भी थे। आज की गिरफ्तारी में कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए और हो सकता है किसी और संगठन की जानकारी भी निकल आए। चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। राजेश वर्मा की आंखों में ज्ञान की एक चमक सी कौंधी। अगर चेंग वेन्याओ का सूर्य ग्रहण से कोई लेना देना नहीं था, तो अचानक प्रकट हुई इस संगठन शक्ति की क्या स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में सचमुच कोई तीसरा तकनीकी संगठन मौजूद हो? ये सचमुच दिलचस्प है। अर्जुन ने कमर कसते हुए कहा, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों के साथ होंगे। बस बात यह है कि वे अपनी तकनीक विकसित नहीं करते और हमेशा भागना चाहते हैं। मेरे पास आकर चोरी करना बहुत कष्टप्रद है। इससे केवल ये साबित होगा कि आपकी तकनीक विश्वस्तरीय है, अन्यथा इतने सारे व्यंजन नहीं आते। डॉक्टर ललित अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है। इससे साबित होता है कि हमारा देश भविष्य में तरक्की करेगा। हमारे कितने प्रतिस्पर्धी हैं, ये साबित करेगा कि हम कितने मजबूत हैं। हमारा देश कभी किसी खतरे या चुनौती से नहीं डरा। डॉक्टर ललित अय्यर में अहंकार की भावना है, जो इस राष्ट्र में उनका गौरव है। यद्यपि इस राष्ट्र ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी इतने वर्षों बाद ये समय बीत चुका है। अब उनका जीवन भर का प्रयास रहेगा कि इस देश को और अधिक समृद्ध और मजबूत बनाया जाए, ताकि विदेशी दुश्मन केवल सीमा के बाहर देखने की हिम्मत करें, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकें। अर्जुन मुस्कुराया। डॉक्टर ललित अय्यर भी एक सैनिक माने जाते हैं और उनकी हड्डियों में जो अहंकार है, वह देश के प्रति डॉक्टर ललित अय्यर के निस्वार्थ समर्पण का अस्तित्व है। यहाँ किसी को पकड़ लो, मुझे लगता है ये संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ खुफिया एजेंसियों से संबंधित है। वे लंबे समय से मुझे घूर रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराया। चेंग वेन्याओ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कंपनी खोली है और वह काव्या वर्मा का कॉलेज का सहपाठी था, इसीलिए उससे संपर्क किया गया था। यही अर्जुन का भी निर्णय है। अन्यथा किसी और के लिए चेंग वेन्याओ को भड़काना असंभव है, क्योंकि चेंग वेन्याओ का भविष्य तभी अच्छा होगा जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास जारी रखेगा। अगर वह इस दौरान भारत लौटता है तो उसे निश्चित रूप से घरेलू इंटरनेट दिग्गजों द्वारा निचोड़ा जाएगा और कोई मैल नहीं बचेगा। यदि चेंग वेन्याओ में अर्जुन से मदद मांगने का आत्मविश्वास था, तो अर्जुन को लगा कि यह व्यक्ति सक्षम नहीं है और वह उसकी ओर देखेगा भी नहीं। यदि आप दूसरों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को ये दिखाना होगा कि आप स्वयं कितना मूल्य उत्पन्न करते हैं। कोई मूल्य नहीं, कोई भी आप पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। ये समाज हमेशा से ही बहुत क्रूर रहा है। अगर यह संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से संबंधित है, तो हम कुछ लेख भी बना सकते हैं। राजेश वर्मा ने हंसते हुए कहा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में बदमाश अधिक से अधिक अतिरंजित हो गए हैं और ऐसा होता है कि ऐसी घटना को उजागर किया जा सकता है और सबूतों को मेज पर रखा जा सकता है, ताकि ऊपर के लोग इसे नियंत्रित कर सकें। किस तरह की हेराफेरी? अर्जुन ने उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखा। इन चीजों का आदान प्रदान किस चीज के साथ किया जा सकता है? इन सबूतों को उजागर करने से दूसरों की नज़र में संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी दुनिया का आधिपत्य है, लेकिन कई देशों की नज़र में हमारी प्रौद्योगिकियां उन्हें सुरक्षित बनाती हैं और वे हमारे साथ सहयोग करने में प्रसन्न हैं। राजेश वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा हमारे द्वारा अदृश्य रूप से कमजोर कर दी गई है। जब तक कि कुछ देश संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग थलग नहीं कर देते, तब तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा धीरे धीरे स्थापित हो सकती है। वे इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि अमेरिकी बदमाश के रवैये के साथ भी, क्योंकि अगर सबूत उजागर भी हो जाए तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये दूसरों से कुछ गपशप सुनने से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा भी संचालित करते हैं, तो उनके कुछ सहयोगी संबंध बेहद कमज़ोर हो जाएंगे। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका चाहे कितनी भी एकजुटता से काम ले, वह खेल नहीं पाएगा। ये शब्द सुनकर अर्जुन को अचानक लगा कि वह अभी भी बहुत छोटा है। कम से कम उनके विचार में तो छोटी सी बात का कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, लेकिन राजेश वर्मा की बात सुनने के बाद अर्जुन को पता चला कि छोटी सी बात में भी बड़े लाभ छिपे होते हैं।
अर्जुन एक बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति है, जैसा कि इस अवधि के दौरान उसके विकास से देखा जा सकता है। अर्जुन केवल वही काम करेगा जो लाभदायक हो, और वह ऐसी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता जिसका उससे कोई लेना देना न हो। ये वास्तविकता है। ठीक है, तो मैं बाद में इसे देखूंगा, और यदि मुझे कोई ठोस सबूत मिला तो मैं इसे तुरंत अपलोड कर दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया। इसके बाद वह भी ऊपरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकला और तेजी से समुद्र में स्थित छोटे से द्वीप की ओर चला गया। वह वहां जाकर देखना चाहता है कि उसके लिए ये कर्तव्य कौन कर रहा है। साथ ही यह भी पता करें कि क्या ये लोग सूर्य ग्रहण के बारे में अन्य जानकारी जानते हैं। रात के खाने के बाद चेंग वेन्याओ काव्या वर्मा को टहलने के लिए बंड ले गए। टहलें, खाना पचाएं। कई लोगों के लिए बंड एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ कई जोड़े, खासकर रात में, तस्वीरें लेते हुए भी दिखाई देते हैं, जो बेहद मनमोहक होता है। काव्या वर्मा ने दूसरी तरफ का नज़ारा देखा। उसने एल्क बिल्डिंग भी देखी और वह बहुत प्रभावित हुई। जो पहले एक छोटा सा व्यक्ति था, वह अब एक प्रौद्योगिकी कंपनी का मालिक बन गया है। हालांकि मिल्लू ग्रुप में सबसे अधिक शेयर निशा मेहरा के पास हैं, लेकिन उनके लू परिवार के लिए निशा मेहरा पहले से ही लू परिवार की बहू हैं, इसलिए किसी को इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं है कि शेयरों का मालिक कौन है और वे कितना कमा सकते हैं। सक्षम लोग जहां भी जाएं पैसा कमा सकते हैं, बस इसमें बहुत समय लगता है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? चेंग वेन्याओ ने काव्या वर्मा की ओर देखा और पूछा। बस बचपन की बातें याद आ रही हैं, काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ियाओक्सुआन पहले एक शरारती बच्चा था, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है। वह परिपक्व और स्थिर हो गया है। भावनाओं के साथ जियो। काव्या वर्मा द्वारा अर्जुन की तारीफ सुनकर चेंग वेन्याओ को भी दिल में थोड़ी पीड़ा महसूस हुई। अर्जुन होशियार है, आवश्यक रूप से नहीं, लेकिन अर्जुन बहुत भावुक था। यदि अर्जुन ने अधिक स्वार्थी होकर काम किया होता तो एल्क ग्रुप पहले ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी होती। चेंग वेन्याओ के मन में अर्जुन के लिए कुछ तिरस्कार था। अर्जुन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसने देश जीत लिया तो भी उसे बचा नहीं पाया। भविष्य के परिणाम दूसरों के हाथ में हैं। वास्तव में बॉस लू बहुत उत्कृष्ट हैं और उनकी पीढ़ी में कोई भी उनकी प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता। चेंग वेन्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या वर्मा मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोनों चलते रहे, बातें करते रहे और हंसते रहे। क्या तुम थक गए हो? मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ, चेंग वेन्याओ ने काव्या वर्मा से कहा जब उसने देखा कि वह लगभग निकल चुका है। काव्या वर्मा ने सिर हिलाया। कार में वापस लौटने के बाद काव्या वर्मा को ड्रोन द्वारा दी गई खतरे की चेतावनी का आभास हुआ और युद्ध सूट ने गुप्त रूप से उसकी रक्षा करना शुरू कर दिया। काव्या वर्मा मन ही मन सजग थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह सामान्य था। वह अच्छी तरह जानती थी कि चेंग वेन्याओ ने कोई कदम उठाया है। कार में एक विशेष खुशबू तैर रही थी और काव्या वर्मा को ड्रोन के माध्यम से इसका विश्लेषण करने के बाद ही पता चला कि यह एक विशेष खुशबू थी। लक्षण पता चलने के बाद काव्या वर्मा ने सोने का नाटक किया। चेंग वेन्याओ ने सीधे तौर पर नहीं पूछा, लेकिन गाड़ी चलाकर आया और थोड़ी देर बाद धीरे से पूछा, कियान 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 कियान। काव्या वर्मा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। इस क्षण चेंग वेन्याओ ने अंततः राहत की सांस ली। अपेक्षाकृत दूरस्थ और निर्जन स्थान पर पहुंचने के बाद चेंग वेन्याओ ने सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए एक छोटे रोबोट के साथ आसपास के वातावरण को स्कैन किया और फिर काव्या वर्मा के हाथ से बैग लेने के लिए आगे बढ़ा। वह काव्या वर्मा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह सिर्फ यूएसबी ड्राइव छीनना चाहता था। काव्या वर्मा ने भी ये देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यूएसबी फ्लैश ड्राइव में जानकारी तो होती है, लेकिन ये जानकारी अतीत को धोखा देने के लिए नकली और छिपाई जाती है। साथ ही यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक ट्रैकर भी है। बैग की तलाशी लेने के बाद चेंग वेन्याओ को अंततः एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव मिल गई, लेकिन वो निजी तौर पर भी बहुत सावधान थे। अंदर का सामान जांचने के बाद उन्होंने जानकारी दी और फिर काव्या वर्मा पर एक नज़र डाली। मैं कहना चाहूँगा कि काव्या वर्मा बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई भी महिला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसे इसका आनंद लेने के लिए जीना ही पड़ता है। यदि तुम अभी नहीं भागोगे तो तुम्हें बाद में भागने का मौका नहीं मिलेगा। जानकारी का कुछ हिस्सा आगे बढ़ा दिया गया और शेष जानकारी चेंग वेन्याओ के पास थी।
वह यूएसबी फ्लैश ड्राइव अपने साथ नहीं ले गया क्योंकि यह हेल्प ग्रुप का था और उसे बहुत डर था कि यह चीज़ उसके लिए घातक आपदा लाएगी। आसपास कोई नहीं था। चेंग वेन्याओ ने कार का दरवाज़ा खोला और भागने लगा। इन बातों से उसे भविष्य में इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ तक यहाँ का सवाल है, फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। उफ, काव्या वर्मा ने अपना सिर हिलाया। उन्हें ऐसे लोगों से नफरत थी जो अपनी भावनाओं का इस्तेमाल धोखा देने के लिए करते हैं। बात बस इतनी सी है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके कॉलेज के सहपाठियों के साथ ऐसा कुछ घटित होगा। वह भाग गया। जिस क्षण चेंग वेन्याओ भाग गया, काव्या वर्मा ने रिया वर्मा को संदेश भेजा। अर्जुन को अब चेंग वेन्याओ के पीछे के संगठन से निपटना चाहिए, इसलिए उसके पास चेंग वेन्याओ से निपटने का कोई समय नहीं है। अब काव्या वर्मा केवल रिया वर्मा से चेंग वेन्याओ के स्थान का पता लगाने में मदद करने के लिए कह सकती है और फिर चेंग वेन्याओ को ट्रैक कर सकती है कि वह किसके संपर्क में है। चेंग वेन्याओ को मौके पर ही गिरफ्तार करना ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि प्राप्त जानकारी बहुत कम है। बता दें कि चेंग वेन्याओ ने उल्कापिंड के आंकड़ों का विश्लेषण प्राप्त करने के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए अन्य स्थानों पर गए ताकि वह जान सके कि चेंग वेन्याओ से कौन संबंधित था। इस डिश संगठन के अस्तित्व ने एल्क के लिए बहुत अधिक परेशानी ला दी है। अब जब चेंग वेन्याओ का मामला हो गया है तो रिया वर्मा अर्जुन को कुछ बर्तन हटाने में मदद कर सकती है, यहाँ तक कि बर्तन के टिश्यू भी उखाड़ लें। ठीक है, मैं पहले से ही उस पर नज़र रख रहा हूँ, रिया वर्मा ने मुस्कुराते हुए रेडियो पर कहा। बहन, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं सचमुच जानना चाहती हूँ। कोई मूड नहीं, बहुत शांति है, काव्या वर्मा ने हल्के से कहा। ये किसी व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें परवाह करने की कोई बात नहीं है। अरे, आगे क्या करोगी? क्या हमेशा अकेली ही रहोगी? रिया वर्मा को भी अपनी बड़ी बहन की थोड़ी चिंता हुई। यदि 30 वर्षीय महिला विवाह नहीं कर सकती तो भविष्य में उसके लिए मुश्किल होगी। विशेषकर वर्मा परिवार की महिलाएं पुरुषों के मामले में और भी अधिक नखरेबाज हैं। आखिरकार, जब आप एक साथी की तलाश कर रहे होंगे तो आप अवचेतन रूप से दूसरे पक्ष की तुलना अपने छोटे भाई से करेंगे, बिल्कुल पीहू वर्मा की तरह। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यहाँ तक कहा कि वह केवल उसी पुरुष के साथ संबंध बनाने पर विचार करेंगी जो उन्हें अपने छोटे भाई जितना सुंदर और प्रतिभाशाली समझे। फिर कई लोग अर्जुन का इंस्टाग्राम देखते थे। जब उन्हें अर्जुन का खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत मंगेतर दिखाई देती थी तो सब और भी बेचैन हो जाते थे। ऐसा कैसे? काव्या वर्मा ने कहा, यह भाग्य के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक भाग्य साथ दे, आप स्वाभाविक रूप से शादी कर सकते हैं। जल्दी क्या है? ये बताना आपके लिए अभी भी उपयोगी है। अपनी माँ को ये बताना शायद एक और सबक होगा। रिया वर्मा ने आह भरते हुए कहा, आपके साथ जो हुआ उससे मुझे पुरुषों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। बेशक, अपने छोटे भाई को छोड़कर जब मैं सोचती हूँ कि भविष्य में मुझे भी आपकी तरह शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। ठीक है, इतनी चिंता मत करो, प्रकृति को अपना काम करने दो। तुम जीवन भर यूं ही घर बसाकर नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि कोई हमें नहीं चाहता, मुख्य बात यह है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को पाना चाहते हो जो तुमसे प्यार करता हो, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने लोगों की देखभाल करने के लिए तुमसे प्यार करता हो। काव्या वर्मा ने गंभीरता से कहा, मेरे बारे में बात मत करो बहन, बेहतर होगा कि पहले तुम अपने सामने मामला सुलझा लो। रिया वर्मा की आवाज़ गंभीर हो गई और उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, दो कारें आपकी ओर आ रही हैं और वे आप पर हमला कर सकती हैं। काव्या वर्मा ने सिर हिलाया। वह घबराई नहीं। युद्ध पोशाक को बहुत पहले ही लपेट दिया गया है, लेकिन यह अदृश्य है और कोई भी इसे नहीं देख सकता। लेकिन काव्या वर्मा की आंखों के सामने एक डेटा था और वह दो काली कारें थीं जो तेजी से चल रही थीं। चेंग वेन्याओ, इसे आप पर छोड़ता हूँ। मैं यहाँ के लोगों से निपट लूँगा और फिर पुलिस को बुलाकर उन्हें सफाई करने दूंगा। काव्या वर्मा बिल्कुल भी नहीं घबराईं। ऐसी स्थिति में वह कार्यस्थल पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके उसे हल कर सकती थीं। दरार, कार का दरवाज़ा खुला और एक हुड पहने हुए आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। जब उस आदमी ने काव्या वर्मा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा और वह कुछ देर बाद जमीन पर गिर पड़ा। चेतावनी, चेतावनी! ये दृश्य देखकर पीछे बैठे लोग तुरंत सतर्क हो गए और घबराकर सामने वाली कार को देखने लगे।
काव्या वर्मा धीरे से ऊपर से नीचे उतरी और गिरे हुए आदमी को लात मारकर दूर फेंक दिया। वह व्यक्ति कुछ मीटर तक जमीन पर फिसलता रहा और फिर रुक गया। सब लोग, क्या यह अभी भी एक महिला है? क्या यही वह शक्ति है जो एक महिला के पास होनी चाहिए? ये पैर कितना भारी है। इसे देखकर दुख होता है। क्या आप इसे स्वयं पकड़ेंगे या मुझे स्वयं पकड़ना चाहिए? काव्या वर्मा को लगा कि ये लोग एक प्रभावशाली ताकत हैं और उनकी नज़र में ये लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं हैं। ओह आदमी, निकालना। जब सबने ये देखा तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए और फिर वे अचानक कार में बैठ गए और चले गए। तथापि जब वे कार में बैठकर जाने लगे तो कार पर हिंसक हमला किया गया। दादा, गोलियां कार पर बेतहाशा लगीं, जिससे दोनों नाजुक कारें सीधे आर पार हो गईं, जिससे इन लोगों को जल्दी से उनसे बचकर निकलना पड़ा। गनीमत रही कि काव्या वर्मा ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, वरना ये लोग मर जाते। भागो मत, भागना ही बेहतर है, वरना ड्रोन तुम्हारे शरीर में भी घुस जाएगा। काव्या वर्मा वहीं खड़ी रहीं और उन्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाती रहीं। इन बलवान पुरुषों के चेहरे बहुत ही कुरूप और गरिमा में हो गए। गिनती हुई। काव्या वर्मा को तो पता ही था कि क्या हुआ था, पर उसने यूं ही अनजान बनने का नाटक किया। साफ जाहिर था कि वो उन्हें यहाँ फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे पकड़ो, किसी ने सुझाव दिया। अब काव्या वर्मा के आसपास कोई ड्रोन नहीं है। जब तक काव्या वर्मा पकड़ी जाएंगी, क्या ड्रोन उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल असंभव। काव्या वर्मा के लिए ड्रोन से खुद को गोली मारना और भी असंभव है। इसके अलावा ड्रोन में प्रोग्राम होते हैं, इसलिए काव्या वर्मा को गोली मारना असंभव है। तो जब तक काव्या वर्मा पकड़ी जाती है, वे आज बच जाएंगे। उन्हें काव्या वर्मा से धमकी मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये सुनते ही सब काव्या वर्मा की ओर दौड़ पड़े। मौत के डर से सब बहुत बहादुर हो गए और वह दृश्य भी भूल गए जब बड़ी बहन ने अभी अभी एक बलवान आदमी को लात मारी थी। काव्या वर्मा ने आह भरते हुए कहा, ये लोग वास्तव में निर्दयी हैं और अगर उन्हें आज्ञाकारी तरीके से पकड़ लिया जाए तो वे पिटाई से बच सकते हैं। और अब ये लोग अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये खुजली वाली बात नहीं है? जैसे ही एक मजबूत आदमी ने हाथ बढ़ाया, काव्या वर्मा ने उसे धक्का देकर पेट में लात मार दी। एक धमाके के साथ आदमी का शरीर अचानक पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। बगल से दो मजबूत आदमी आ रहे थे, बाएं और दाएं चुटकी लेने का इरादा रखते थे, लेकिन काव्या वर्मा ने दो बड़े मुंह से थप्पड़ मारे और दोनों मजबूत आदमी जमीन पर बेहोश हो गए। शेष बलवान पुरुष भी अचंभित रह गए। काव्या वर्मा जैसी कमजोर महिला अचानक इतनी उग्र कैसे हो सकती है? बल मूल्य सीधे बढ़ गया। अकेले लेट जाओ। काव्या वर्मा ने इन बलवान पुरुषों की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह पहले से ही खराब मूड में थी, लेकिन ये लोग सीधे उसके दरवाजे पर आ गए। उसने हत्या करने की हिम्मत नहीं की और न ही हत्या करेगी। इन लोगों का चेंग वेन्याओं के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। पूछताछ के लिए रुकें, तब हमें पता चलेगा कि वे क्या कर रहे हैं। तब काव्या वर्मा की बातें सुनकर बलवान लोग जल्दी से जमीन पर लेट गए, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अब अगर तुम भागोगे तो तुम्हें गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन अगर उन्होंने काव्या वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कैसे दौड़ें? बलवान पुरुष हताश थे। जब पुलिस यहाँ आई तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए। क्या ये ताकतवर लोग इतने ईमानदार हैं? एक या दो लोग तो हिले तक नहीं, जमीन पर उखड़ू बैठने की बात तो दूर, सीधे लेट गए, क्योंकि उन्हें बाद में गोली मार दिए जाने का डर था। अधिकारी जियान, कृपया मुझे क्षमा करें। काव्या वर्मा मुस्कुराई और बोली, मुझे अभी भी यहाँ कुछ काम है और मैं इन लोगों को आपके पास छोड़ दूंगी। चिंता मत कीजिए मिस्टर वर्मा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अधिकारी जियांग ने हल्के से सिर हिलाया। उन्हें अभी कुछ मिशन भी मिले हैं, जिनमें एल्क समूह को व्यंजन पर कब्जा करने में सहायता करना शामिल है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बात कभी नहीं हुई है, क्योंकि वे मूल रूप से एल्क डिश के कार्य के लिए जिम्मेदार हैं और फिर इसे निपटने के लिए संबंधित विभागों को सौंप देते हैं। आखिरकार एल्क ग्रुप अब देश का टेक्नोलॉजी ब्रांड है और इसने उन्हें अपराधों को सुलझाने के लिए ढेर सारी तकनीक भी दी है। वे ऐसे लोगों का भी बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने समाज और देश के लिए योगदान दिया है। कोई देश केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से मजबूत नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे लोगों के समूह के प्रयासों से मजबूत हो सकता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं और सद्भाव और मित्रता से रहते हैं।
इन छोटे झींगों के लिए काव्या वर्मा ने उनकी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे एल्क बिल्डिंग चली गईं। राजेश वर्मा, रिया वर्मा, निशा मेहरा और कमांडर चेतन भी वहां मौजूद थे। काव्या वर्मा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन के ससुर विक्रम मेहरा भी वहां मौजूद थे। अंकल नी, आप यहाँ क्यों हैं? काव्या वर्मा हैरान दिखीं। क्या इस तरह की बात का विक्रम मेहरा से कोई लेना देना नहीं था? क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं? वैसे भी मिल्लू ग्रुप अब पूरी तरह से मेरी बेटी के नियंत्रण में है। एक पिता होने के नाते मुझमें क्या गड़बड़ है? विक्रम मेहरा ने तुरंत आंखें घुमाईं और गुस्से से कहा। काव्या वर्मा बस मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि यह एक मजाक था। यद्यपि निशा मेहरा पूर्ण नियंत्रक शेयरधारक हैं, लेकिन वास्तव में इस कंपनी के संचालन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अर्जुन है। केवल अर्जुन में ही ऐसी शक्ति है। पूर्ण होल्डिंग का मतलब है अर्जुन द्वारा अपना वेतन कार्ड सौंपना और निशा मेहरा से पैसे का प्रबंधन करने में मदद मांगना। पैसा कैसे खर्च करना है यह अर्जुन के विवेक पर निर्भर है। ठीक है, तुम्हारी बकवास कोई नहीं सुन रहा। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो बाहर चले जाओ और यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। राजेश वर्मा ने अवाक होकर कहा। आप मदद क्यों नहीं कर सकते? विक्रम मेहरा उस समय खुश नहीं थे। क्या यह उनका अपमान नहीं है? इसके बाद विक्रम मेहरा ने रेडियो से कहा, दामाद जी, पूर्व की ओर जाए, वहां एक दरार होनी चाहिए। उस दरार में घुसकर उनकी रक्षा प्रणाली को तोड़ दीजिए और फिर आप इस छोटे से द्वीप को बिना किसी दंड के घेर सकते हैं। अर्जुन, दूर समुद्र में अर्जुन अवाक था। क्या उसे काम करने का तरीका सिखाने के लिए अपने ससुर की जरूरत है? इसके अलावा पूर्व में अंतराल का भी व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया गया था और फिर वह एल्क बिल्डिंग में दिखाई दिया। ये ससुर कभी कभी बहुत खुश होता है। कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक छोटा सा द्वीप है। अर्जुन मुस्कुराए और फिर आदेश दिया, 8वें दिन लौह सेना को सक्रिय करो, द्वीप को घेर लो और द्वीप से निकलने वाली किसी भी चीज को रोक दो जिसमें पनडुब्बियां भी शामिल हैं। अर्जुन ने आंखें मूंद लीं। वह जानता था कि इस छोटे से द्वीप पर पनडुब्बियां हैं और तकनीक से लैस किसी भी संगठन के लिए बिना किसी रास्ते के बच निकलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन अर्जुन के लिए तो अब इन लोगों की कमर ही काटने वाला है। कोई नहीं छोड़ सकता। स्टील लीजन। विक्रम मेहरा ये सुनकर उलझन में पड़ गए। क्या बकवास है? इस समय आकाश के ऊपर एक एल्क उपग्रह का हैच खुला और अंदर एक एक करके अंतरिक्ष से रोबोट उड़ रहे थे। गति बहुत तेज है, जैसे उल्कापिंड गुजर रहे हों। ये दृश्य अत्यंत शानदार है। जब विक्रम मेहरा ने इसे स्क्रीन पर देखा तो वे दंग रह गए। लानत है, द्वीप में 2 मीटर 2 इंच लंबे मजबूत शरीर, गेहूं रंग की त्वचा और प्रभावशाली मांसपेशियों वाले एक व्यक्ति का चेहरा लाल था। उसका पूरा शरीर लोहे के टॉवर की तरह है, जो एक अत्यंत विस्फोटक जानवर का एहसास देता है। अब जब वह गुस्से में था तो उसने लोगों में भय का भाव पैदा कर दिया। उसका कोई नाम नहीं है, केवल एक कोड नाम है जिसे लायन किंग कहा जाता है। इसे स्वर्ण सिंह राजा भी कहा जा सकता है। लेकिन एल्क मिश्र धातु के प्रकट होने के बाद शेर राजा को लगा कि सोना बेकार है, इसलिए उसे सोना शब्द पसंद नहीं आया। सोना तो दूर की बात है। क्या हुआ? सिंहराज ने गरज कर कहा, अर्जुन यहाँ क्यों आए? उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस सबसे छिपे हुए द्वीप को अर्जुन द्वारा खोजा जा सकेगा। वांग, ये जानकारी हो सकती है। तकनीशियन का चेहरा उदास था और उसने कहा, डेटा में सिग्नल के निशान हैं। हो सकता है कि अर्जुन ने पहले ही सुराग खोज लिया हो, सिग्नल के निशानों का अनुसरण किया हो और हमें ढूंढ लिया हो। गधे। शेर राजा ने अपने सामने रखे कंसोल को एक मुक्का मारकर तोड़ दिया और दांत पीसते हुए कहा, सब लोग पनडुब्बी में बैठ जाओ, चलो। अब वह केवल जा सकता है। वह यहाँ अर्जुन से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह ये भी नहीं जानता कि अर्जुन के पास कितने होल कार्ड हैं। यदि वह बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू कर दे तो उसे अपने पूरे परिवार का सफाया भी करना पड़ सकता है। इसलिए अब मैं केवल लोगों को ही अपने साथ ले जा सकता हूँ। जहाँ तक इस छोटे से द्वीप का प्रश्न है, इसे केवल नष्ट किया जा सकता है। राजा, आप भाग नहीं सकते। तकनीशियन का चेहरा बदल गया और उसकी आवाज भारी हो गई। क्या हुआ? शेर राजा ने तकनीशियन को संदेह से देखा। देखना। तकनीशियनों ने बाहर की तस्वीर जारी की। शेर राजा वहीं पर जम गया। इस कवच की स्थिति क्या है?
उसके छोटे से द्वीप का परिवेश अब पूरी तरह से इन कवचों से घिरा हुआ है और कुछ कवच तो समुद्र की तलहटी में भी उतर गए हैं। टारपीडो मिसाइलें स्थापित कर दी हैं और पनडुब्बी पर निशाना साधा है। बेवकूफ मत करो, शेर राजा घबरा गया। अर्जुन उसकी पनडुब्बी उड़ाने वाला है। हालांकि अंततः टारपीडो मिसाइल को प्रक्षेपित कर दिया गया। पुकारें। 2 टारपीडो मिसाइलें अचानक पनडुब्बी की ओर उड़ीं। कुछ समय बाद बूम, समुद्र के पानी से भयानक लपटें निकलने लगीं और पानी का स्तंभ ऊपर की ओर उठने लगा, मानो पूरा द्वीप हिल रहा हो। गधे गधे गधे। वर्तमान शेर राजा एक गुस्सैल बच्चे की तरह है, पागल, अक्षम और उग्र, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपनी एक पनडुब्बी उड़ा दी। ये निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ी क्षति है। रक्षा प्रणाली सक्रिय करें। शेर राजा का चेहरा बेहद उदास था और अब उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। वह अंत तक अर्जुन से लड़ना चाहता है। चूंकि दूसरे पक्ष को लड़ना बहुत पसंद है तो वह उसका साथ देगा। तकनीशियन ने थोड़ा सिर हिलाया और वह शेर राजा की बात की अवज्ञा नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से शेर राजा की बात सुन सकता था। कुछ समय बाद तकनीशियन थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर शेर राजा की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, हमारी रक्षा प्रणाली प्रतिद्वंद्वी द्वारा भंग कर दी गई है और अब रक्षा प्रणाली प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण प्रणाली बन गई है। क्या? शेर राजा मूर्ख था। इतनी तेजी! उसकी रक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे उन्नत है। वह इतनी जल्दी अर्जुन द्वारा कैसे पकड़ा जा सकता था? सुनो, अंदर के लोगों, अब तुम मुझे घेर चुके हो, या तो तुम बाहर आ सकते हो और अपनी मौत को सह सकते हो, या फिर बस आधे घंटे तक जीवित रह सकते हो। आधे घंटे के बाद मैं तुम्हें उड़ा दूंगा और इस द्वीप को भी डुबो दूंगा। इतने में बाहर से अर्जुन की आवाज आए, अत्यंत अभिमानी। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि यह संगठन कितना मजबूत है, लेकिन इस तरह के हमले के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह संगठन वास्तव में बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी ताकत है, लेकिन उनकी नज़र में ये तकनीकी ताकतें वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। इसलिए अर्जुन और भी अधिक अहंकारी हो गया। आपके पास तो थोड़ी सी भी तकनीक नहीं है और आप मुझे घृणास्पद व्यंजन भेजने का साहस कर रहे हैं। इस बार अर्जुन सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यदि उसने इस संगठन का उदाहरण नहीं बनाया तो भविष्य में और भी तथाकथित तकनीकी संगठन उसे परेशान करने आएंगे। 1-2 बार ही सही, इतने लंबे समय में उसने अनगिनत व्यंजनों का सामना किया है। यदि उन्होंने इनमें से कुछ संगठनों को नष्ट नहीं किया तो तब तक उनके सिर में और अधिक दर्द हो जाएगा। चॉपस्टिक की तरह, एक चॉपस्टिक को तोड़ना आसान है, लेकिन चॉपस्टिक के बंडल को काटना बहुत आसान है। शेर राजा को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। बाहर इतने कवच हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि अर्जुन अब इतने कवच बना सकता है? इनकी संख्या कम से कम 50 है। ये केवल लान किंग ही नहीं था जो हैरान था, बल्कि एल्क बिल्डिंग में मौजूद डॉक्टर ललित अय्यर, निशा मेहरा और रिया वर्मा को छोड़कर सभी लोग हैरान थे जिन्हें इसके बारे में पता था। राजेश वर्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अब अगर अर्जुन उसे युद्धपोत भी दिला दे तो भी उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा। उसकी नज़र में उसका बेटा बड़ा हो गया है और उसके पंख सख्त हो गए हैं और अब कोई भी इस विशालकाय अजगर को वश में नहीं कर सकता। क्या इन कवचों में लोग हैं? विक्रम मेहरा ने अचंभित होकर पूछा। 50 से अधिक कवच, इसका मतलब है कि भारत में 50 से अधिक लोग हैं जो कवच पहनने के योग्य हैं। अचानक इतने सारे लोग क्यों सामने आ गए? नहीं, डॉक्टर ललित अय्यर मुस्कुराए और बोले, ये कवच वास्तव में मशीनें हैं और हर क्रिया जोबा प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। अब ये प्रणाली अर्जुन के हाथों में भी है, इसलिए ये 50 से अधिक बख्तरबंद मशीनें सभी अर्जुन द्वारा नियंत्रित हैं। इतना घमंडी! विक्रम मेहरा अशिष्टता से अपने को रोक नहीं सके और बोले, चूंकि यह मामला है, यदि हमें उस समय कुछ और बख्तरबंद मशीनें मिल जाएं, तो क्या हम विश्व पर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाएंगे? पिताजी, क्या आप बकवास करना बंद कर सकते हैं? निशा मेहरा सचमुच थोड़ा आश्वस्त हैं। यह अचानक दुनिया पर हावी होने की बात कहाँ से आ गई? विक्रम मेहरा ने गंभीरता से कहा, इसके बारे में खुद सोचें। 50 से अधिक बख्तरबंद मशीनें एक संगठन का सफाया कर सकती हैं। भले ही आप एक सूर्य ग्रहण संगठन का सामना करें, अगर भगवान प्रकट होने की हिम्मत करते हैं तो वह 50 से अधिक बख्तरबंद मशीनों का सामना कर सकते हैं। उसे मिनटों में फाड़ दिया।
यदि मेरा दामाद भविष्य में 500 से अधिक बख्तरबंद मशीनों को नियंत्रित कर सकता है तो उसे कौन रोक सकता है। अब विक्रम मेहरा वास्तव में सोचते हैं कि अर्जुन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और उसके पास जो तकनीक है वह और भी अधिक प्रतिष्ठित है। जैसे वर्तमान स्थिति है, इतने सारे बख्तरबंद यंत्र हाथ में होने पर यदि उनमें से प्रत्येक अर्जुन के कवच के समान है तो एल्क मिश्र धातु से बने कवच को कौन भेद सकता है। मुश्किल। कम से कम मिसाइलों का उपयोग तो करो। लेकिन इस दुनिया में मिसाइलों को यूं ही नहीं छोड़ा जाता, कम से कम उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अर्जुन वहां से खिसक गया। ग्रहण के पास इससे निपटने का कोई रास्ता हो सकता है। कुणाल चावला ने गहरी आवाज में कहा, आज़ुवान का एकलिप्स संगठन से डरना अनुचित नहीं है। चूंकि वह कह रहा है कि वह एकलिप्स संगठन को नष्ट करना चाहता है, इसका मतलब है कि इस संगठन के पास उसे दंडित करने के साधन हो सकते हैं। इसलिए अभी हमारा काम ये पता लगाना है कि ग्रहण संगठन कहाँ है और सबसे पहले इस संगठन से छुटकारा पाना है। जब ये संगठन नष्ट हो जाएगा तभी आज़ुवान को अधिक शांति महसूस होगी। कुणाल चावला की बातें सुनकर सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। ये काफी मान्यता प्राप्त है। एकलिप्स संगठन की तकनीकी ताकत वाकई बहुत मजबूत है। अगर ये कवच वाकई एकलिप्स संगठन को कोई खामी ढूंढने में मदद करते हैं तो भविष्य में अर्जुन बहुत खतरनाक साबित होगा। आक्रमण प्रणाली शुरू करें, शेर राजा ने गहरी आवाज में कहा। उसके पास 2 प्रणालियां हैं, एक रक्षा के लिए और एक आक्रमण के लिए। यदि उसके पास सचमुच थोड़ी भी ताकत नहीं है तो वह प्रौद्योगिकी का आयोजन नहीं कर सकता। सभी डेटा मिटा दें और एल्क लोगों को हमारी लोकेशन ट्रैक करने और हमारी जानकारी प्राप्त करने न दें। माइक्रो डिस्पैच, देखें कि क्या आप इन कवचों में सर्किट कनेक्शन तोड़ सकते हैं। जब तक सर्किट में कोई समस्या है, ये कवच स्क्रैप लोहे से अलग नहीं हैं। ये जानने के लिए आपको एक बार लड़ना होगा। यदि आप एक बार नहीं लड़ेंगे तो हर कोई सोचेगा कि मैं एक नर्म पैर वाला झींगा हूँ। शेर राजा की आंखों में एक ठंडी चमक थी। वह लड़ने से नहीं डरता था क्योंकि अर्जुन ने उसे इस बिंदु पर धकेल दिया था, फिर वह केवल लड़ सकता था। हाँ, सभी तकनीशियनों ने आंखों में उत्साह के साथ सिर हिलाया। ये पहली बार था जब उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन अब वैश्विक प्रौद्योगिकी में नंबर 1 है। वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति उत्साही होने के नाते वे वास्तव में अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे ताकि देख सकें कि यह अर्जुन की तकनीक है या उनकी। लायन किंग के शब्दों में, लघु चींटी रोबोट छोटे चींटी रोबोट हैं। ये रोबोट बहुत छोटी जगहों में घुस सकते हैं और फिर तकनीशियनों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कई काम पूरे कर सकते हैं। अब शेर राजा इन छोटी चींटियों का उपयोग बख्तरबंद मशीन में तारों को नष्ट करने के लिए करना चाहता है और केवल इस तरह से ही उसके पास अर्जुन को नीचे लाने का मौका हो सकता है। सिस्टम ने तुरंत ही छोटी चींटियों को देख लिया। बॉस, प्रतिद्वंद्वी के पास माइक्रो रोबोट हैं, हमें उन्हें नष्ट करना होगा। एक बार वे हमारे शरीर पर आ गए तो हमारे कवच में भी घुसपैठ हो जाएगी और वे नष्ट हो जाएंगे। सिस्टम ने विभिन्न आंकड़े दिए और साथ ही अर्जुन को याद दिलाया कि इस तरह की चीजों से कैसे निपटना है। आग फेंकने वाला, अर्जुन मुस्कुराया। छोटी चींटियां बिल्कुल एंटमैन की तरह हैं। वे दूसरे लोगों के शरीर में घुसकर तबाही मचाने में माहिर हैं, जिससे लोग रुकना चाहते हैं। बेशक अर्जुन के लिए इन छोटी चींटियों को अपने शरीर में घुसने देना नामुमकिन था। जब तक ये चींटियां ऊपर उड़ने की हिम्मत करतीं, वह सीधे उस कचरे को जलाकर राख कर देता। छोटी चींटियों के पीछे एक पंख होता है और वे मक्खियों की तरह आधार से बाहर उड़ती हैं। नंगी आंखों से इसे देखना कठिन था और अर्जुन केवल स्कैनिंग के जरिए ही इन छोटी चींटियों का पता लगा पाए। लेकिन इन छोटी चींटियों की आबादी वास्तव में बहुत बड़ी है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। मौजूदा हालात के हिसाब से तो मुमकिन है कि चींटियां उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को ही काट लें। बेशक उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी बख्तरबंद मशीनों के शरीर पर। अर्जुन के कवच में ध्वनि तरंगें हैं, लेकिन ये ध्वनि तरंगें हर समय उत्सर्जित नहीं हो सकती, इसलिए इनसे बचना होगा। लेकिन इससे बचते समय वह अन्य कवचों की परवाह नहीं कर सकता था। अरे, मुझे सचमुच अपने पैसों पर तरस आ रहा है। अर्जुन ने दांत पीसकर खुद को ऊपर खींचा और ऊपर उड़ गया। उसके पैरों से आग की लपटें निकलीं, जिससे वे परेशान करने वाली चींटियां जल गईं। हालांकि 2 कवचों में जल्द ही छोटी चींटियां घुस गईं। कवच के अंदर से चहचहाहट की आवाज आई, एक चाप टिमटिमाया और फिर वह फटकर द्वीप पर गिर पड़ा।
दोनों कवच टूट गए और अर्जुन बहुत दुखी हो गया। कवच का एक टुकड़ा 1 अरब से अधिक होता है और अब ये लगभग 30 अरब हो गया है। मैं व्यथित महसूस क्यों न करूं? उनकी नज़र में अगर इन छोटी चींटियों के एक समूह को जला दिया जाए तो भी उनकी संख्या अधिकतम 1000 मिलियन ही होगी और वे बिल्कुल बेकार थीं। बूम बूम, अन्य 2 बख्तरबंद मशीनें नष्ट कर दी गईं और अर्जुन की आंखें क्रोध से चमक उठीं। भाड़ में जाओ, अगर मैं बाहर आऊंगा तो मुझे अरबों का नुकसान होगा। क्या मेरा सारा पैसा हवा में उड़ जाएगा? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, वह तो बस एक संगठन को नष्ट करने के लिए आया था और एक ताकत होने का दिखावा कर रहा था तथा सभी से कह रहा था कि उसे उलझे नहीं। क्या आप अभी भी अरबों सॉफ्ट सिस्टर कॉइन खो सकते हैं? सारे कवच वापस ले लो, भले ही वह एक कबाड़ मशीन हो, फिर भी उस पर मिश्र धातुएं लगी हैं और समय आने पर उसकी मरम्मत कर दी जाएगी। अर्जुन ने आह भरी, अब यही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन नीचे झपटा और ध्वनि तरंगें अचानक फूट पड़ीं, जिससे वे छोटी चींटियां नीचे गिर गईं। उसी समय अर्जुन भी कबाड़ लोहे के ढेर को इकट्ठा करने के लिए नीचे गए और फिर इसे वापस लेने के लिए अन्य कवचधारियों को सौंप दिया। जल्द ही मैदान पर केवल अर्जुन ही बचा रह गया। छोटी चींटियां फिर से उड़ गईं। अर्जुन के शरीर से लेजरों का एक गोला फूट पड़ा, जिससे उसके आसपास की सभी छोटी छोटी चींटियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। शेर राजा, तुम मर गए, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। किसी ने भी मुझे इतना पैसा गंवाने की हिम्मत नहीं की। तुम पहले हो, तुम सचमुच पहले हो। अगर मैंने आज तुम्हारी धज्जियां नहीं उड़ाई तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। 7 कवच। शेर राजा ने सभी 7 कवच नष्ट कर दिए। शेर राजा ही था जो बहुत गुस्से में था और खून की उल्टी कर रहा था। उसने अर्जुन के 7 कवच नष्ट कर दिए, लेकिन अर्जुन ने सीधे उसकी एक पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। ये पनडुब्बी कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है। इसके कई काम हैं और इसकी कीमत अरबों डॉलर है, लेकिन इसे अर्जुन ने उड़ा दिया। शेर राजा किससे तर्क करना चाहता है? उसे रोको, शेर राजा ने ठंडे स्वर में कहा। उसने रक्षा प्रणाली को तोड़ दिया है और अब पूरे बेस में केवल आक्रमण प्रणाली ही बची है। लेकिन आक्रमण प्रणाली निश्चित रूप से अर्जुन को नहीं रोक सकती और अब शेर राजा केवल लड़ने के लिए ही बाहर जा सकता है। इसके बाद शेर राजा एक विशालकाय टॉवर की तरह खड़ा हो गया और एक हैच में चला गया। आंतरिक भाग में हवा बहने लगी और यांत्रिक भुजा ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे लान किंग के शरीर पर कुछ यांत्रिक बाह्यकंकाल स्थापित हो गए। लान ने भी कवच पहनने की कोशिश की, लेकिन उसकी तकनीक पर्याप्त नहीं थी और धातु भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। यांत्रिक बाह्य कंकालों का ये सेट शेर राजा द्वारा हर जगह एल्क मिश्र धातु की खोज करके बनाया गया था और गर्दन पर पहने गए स्टील के दांत। फिर एक भाला पेश किया गया और शेर ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। जब शेर राजा फिर से बाहर निकला तो वह एक मजबूत आकृति में था। उसके शरीर पर एक यांत्रिक बाह्य कंकाल था। उसके हाथ में भाला चमकदार था और ठंडी रोशनी से दमक रहा था और उस पर खून के धब्बे थे, बिल्कुल आदिम शिकारी की वेशभूषा जैसी। राजा, हम उसे रोक नहीं सकते, तकनीकी कर्मचारियों ने तुरंत रिपोर्ट दी। मैं उससे लड़ने जा रहा हूं। अपनी आंखों में प्रबल युद्ध की भावना लिए हुए शेर राजा अड्डे को छोड़कर बाहर चला गया। अब जब अर्जुन ने उसे इस स्थिति तक धकेल दिया है, यदि शेर राजा फिर से लड़ने के लिए बाहर नहीं जाता है तो बेस में मौजूद ये तकनीशियन अर्जुन द्वारा मारे जा सकते हैं। आखिरकार जब अर्जुन जोंगडोंग में एक्लिप्स संगठन को खत्म कर रहा था तो उसने एक्लिप्स संगठन के किसी भी तकनीशियन को नहीं छोड़ा। तकनीकी कर्मचारी खजाना है और इन लोगों के साथ एक संगठनात्मक आधार होगा। इसलिए सिंह राजा के लिए अर्जुन को अपने तकनीशियनों का वध करने की अनुमति देना असंभव है। जब अर्जुन अंदर जाना चाहता था तो उसने अचानक एक लोहे के टॉवर जैसा आदमी बाहर भागते हुए देखा। बहुत मजबूत, बहुत बड़ा, जीन योद्धा। अर्जुन ने आंखें मूंद लीं। जोंगडोंग में एक आनुवंशिक योद्धा को देखने के बाद जब उसने फिर से इस कद का आदमी देखा तो आनुवंशिक योद्धा शब्द उसके दिमाग में उभर आया। नहीं, वह कोई आनुवंशिक योद्धा नहीं है, वह क्रोधित है, वह क्रोधित है। मैं हंसा। अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने पुष्टि की कि यह व्यक्ति शेर राजा है। कहा जाता है कि शेर राजा में भी कुछ आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं। वह बहुत हट्टा कट्टा और शक्तिशाली होता है। जब मशीनें प्रचलित नहीं थीं, तब शेर राजा किसी भी व्यक्ति को अचानक चीर फाड़ सकता था। अर्जुन, आओ लड़ें।
शेर राजा ने आकाश में कवच की ओर देखा और दहाड़ा, अगर मैं मर गया तो मेरे अड्डे के लोगों को जाने दो। उन्हें जहां चाहो ले जाओ, लेकिन उनके जीवन को नुकसान मत पहुंचाओ। हमारे बीच जो शिकायतें हैं उन्हें हम सुलझा लेंगे। लड़ाई। अर्जुन तेजी से उतरा, उसकी आंखें चमक रही थीं। मुखौटा खुल गया, आगे का शरीर भी खुल गया और अर्जुन कवच से बाहर निकल आए। शेर राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बिना कवच के मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। मेरा सुझाव है कि तुम कवच पहन लो और मुझसे लड़ो। यह आवश्यक नहीं है। अर्जुन ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, कवच केवल सुविधा के लिए है, ताकत के लिए नहीं। इसलिए मेरे पास कवच है या नहीं, यह मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। कवच के साथ अर्जुन को लगा कि यह अधिक दिखावटी है और उसकी शारीरिक समस्याएं उजागर नहीं होंगी। कवच के बिना भी अर्जुन का सुपर फिजिक उड़ने में असमर्थ है और कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अर्जुन के लिए कवच न होने का डर ज्यादा नहीं है। इसके अलावा ये प्रणाली उसके शरीर में है और वह अपनी आंखों के माध्यम से विभिन्न डेटा देख सकता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कवच है या नहीं। शेर राजा बिना कुछ कहे अर्जुन को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में उससे भी अधिक विशेष शारीरिक संरचना वाला कोई और भी है। एल्क मिश्र धातु। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका यांत्रिक बाह्यकंकाल और आपके हाथ में भाला, जिसमें आपकी गर्दन के चारों ओर दांतों का हार भी शामिल है, सभी मेरे एल्क मिश्र धातु से बने हैं। ऐसा लगता है कि किसी को पहले से ही पता है कि एल्क मिश्र धातु का उपयोग कैसे किया जाता है। मुझे लगता है जो लोग जानते हैं कि एल्क मिश्र धातु के आकार को कैसे बदलना है और फिर इसे विभिन्न पहलुओं में जोड़ना है, केवल सौर ग्रहण संगठन ही ऐसा कर सकता है ना? हाँ, शेर राजा ने इससे इनकार नहीं किया। वह केवल अर्जुन से कुछ संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सके और आशा व्यक्त की कि अर्जुन अपने बेस में तकनीशियनों को छोड़ देंगे। ग्रहण संगठन के साथ सहयोग क्यों करें? आपको ग्रहण संगठन का अंतिम उद्देश्य पता होना चाहिए। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, एक बार भगवान अंतिम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? असंभव। भगवान किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि उनके संगठन के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को भी नहीं। हो सकता है कि वह स्वयं को भी एक मशीन में बदल ले, एक ठंडी मशीन में। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यदि इस दुनिया में कोई मांस और खून वाले लोग नहीं हैं और केवल ठंडे रोबोट हैं, तो इस दुनिया में अंततः कोई प्रकाश नहीं होगा, केवल असीम अंधकार होगा। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, सूर्य ग्रहण संगठन के साथ सहयोग करना सभी मनुष्यों का दुश्मन है। ये शब्द सुनकर शेर राजा की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन वह खंडन करना नहीं जानता था। शुरुआत में उन्होंने सौर ग्रहण संगठन के साथ सहयोग किया और वह सिर्फ एल्क मिश्र धातु प्राप्त करना चाहते थे। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि सूर्य ग्रहण संगठन का लक्ष्य क्या था और वह भविष्य में क्या करना चाहता था। लेकिन शेर राजा ग्रहण संगठन के अंतिम उद्देश्य से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन उन्हें लगा कि अगर सूर्य ग्रहण सचमुच भविष्य में ये चीजें करेगा तो वह इससे निपट सकेंगे। बस अब अर्जुन का सामना करने के बाद शेर राजा को एहसास हुआ कि असली हाईटेक क्या होता है। उसकी छोटी छोटी चींटियां उस कवच के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही थीं। बस अर्जुन ने नुकसान रोकने के लिए कवच वापस जाने दिए। इसके अलावा अब सिंहराज की जीत पक्की नहीं है, क्योंकि अर्जुन का कवच बहुत भयानक है और उसका दिमाग उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। बल और बुद्धि दोनों ही मामलों में वह अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है। शेर राजा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही हूं। हमारे विचारों में बस मतभेद हैं। अगर मैं एल्क मिश्र धातु पर महारत हासिल कर सकता हूं, तो मैं सूर्य ग्रहण संगठन से भी निपट सकता हूं। आपके अंग अच्छी तरह से विकसित हैं और आपका दिमाग सरल है। अर्जुन ने अवाक होकर कहा, अगर तुम एल्क मिश्र धातु पर अधिकार कर लोगे तो सूर्य ग्रहण से निपट सकोगे। फिर तुम सूर्य ग्रहण को बहुत कम आंकते हो। क्या तुम अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं समझते? मैं तो अभी उनकी स्थिति भी नहीं जान पा रहा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें कुछ ही देर में उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने अपना कवच नहीं पहना और सीधे सिंहराजा की ओर चल पड़ा। सिंहराज ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और अपने हाथ में लिए भाले से अर्जुन पर वार करते हुए अचानक भाग गया। अर्जुन ने भी पीछे नहीं हटते हुए एक हाथ से भाला पकड़ लिया।
ओह! अर्जुन ने शेर राजा के पेट पर जोरदार लात मारी। एल्क मिश्र धातु से बना यांत्रिक बाह्य कंकाल अचानक टूट गया और अर्जुन का बछड़ा सिंह राजा के पेट में धंस गया। पेट का दर्द। शेर राजा के पूरे शरीर में भयंकर दर्द फैल गया और शेर राजा के मुंह से अम्लीय पानी की उल्टी होने लगी और उसकी आंखें भय से भर गईं। ये कैसे हो सकता है? क्या अर्जुन अपने शरीर के बल से एल्क मिश्र धातु को लात मारकर तोड़ सकता था? मैं दिखावा नहीं करना चाहता, वास्तव में मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ और मैं हमेशा से कठोर होने का दिखावा करने जैसी चीजें करने को तैयार नहीं रहा हूँ और आज मैं आपसे घृणा करता हूँ। अर्जुन ने एक हाथ से सिंहराज की गर्दन पकड़ ली। उसके विशाल आकार के कारण उसके नाखून थोड़े से ही गड़ पाए और खून बहने लगा। बाद में अर्जुन ने एक हाथ से सिंह राजा को उठाया और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, हर कोई सोचता है कि मैं कवच के साथ दुनिया को जीतता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं अकेले ही दुनिया को जीत सकता हूँ। बोलने के बाद अर्जुन ने सहजता से सिंह राजा को एक ओर फेंक दिया। खांसी खांसी खांसी। शेर राजा जोर से खांसने लगा। उसकी आंखें भय से भर गईं। उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि अर्जुन के पास इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है। सोने से भी कठोर एल्क मिश्र धातु अर्जुन के सामने कागज की तरह भंगुर है। दरार। अर्जुन ने शेर राजा की पसलियों पर पैर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर सबसे अच्छा है जो मैंने कभी देखा है। कम से कम आनुवंशिक योद्धाओं की तुलना में तुम अभी भी एक इंसान हो और वे पहले से ही मशीन हैं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और मैं तुम्हारे अड्डे में मौजूद लोगों की जान भी बख्श दूंगा। लेकिन तब तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं बल्कि सूर्यग्रहण है। भगवान को बहुत उलझन होगी कि मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया, इसलिए वह तुम्हें परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप एल्क मिश्र धातु की संशोधन विधि नहीं चाहते? मैं आपको ये सब दे दूंगा। लेकिन ये कहते हुए अर्जुन की आंखें ठंड से चमक उठीं और उसने अपना पैर जोर से पटका। आओ! शेर राजा ने दर्द से चीख निकाली। अर्जुन ने अचानक उसका बायां हाथ तोड़ दिया। हाथ शरीर से अलग हो गया है। मेरा देश ऐसी जगह नहीं है जहां आप संगठन यूं ही आ सकते हैं। यह आपके लिए एक सबक है कि जब आप जीवित हों तो कुछ करने के लिए भारत न आएं। अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने सूर्यग्रहण का पता लगाने में तुम्हारी मदद करके तुम्हारी जान बचाई थी। याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई खबर हो तो मुझे बताना। ये तुम्हें एल्क मिश्र धातु देने का मेरा इनाम है। अगर तुम्हें एल्क मिश्र धातु चाहिए तो जानकारी ले लो, मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ये कहने के बाद अर्जुन ने सिंहराज का हाथ पकड़ लिया। वह आनुवंशिक तकनीक का उपयोग करके शेर राजा के शरीर का अध्ययन करना चाहेंगे। आखिरकार आनुवंशिक योद्धा के समान इस तरह का शरीर वास्तव में बहुत दुर्लभ है। शेर राजा दर्द से बहुत पसीना बहा रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता। यदि अर्जुन की दया न होती तो वह अब तक मर चुका होता। छोड़ दो इसे, बस ऐसे ही छोड़ दो इसे। विक्रम मेहरा गुस्से से उछल पड़ा और गुस्से से बोला, तुम नर्म दिल नहीं हो सकते। अगर तुम इस आदमी को नहीं मारोगे तो कौन जाने यह आदमी भविष्य में क्या क्या पतंगे बनाएगा। इसे एक बार मार दो और यह खत्म हो जाएगा, ताकि लंबी रातें और सपने न हों। पिताजी, आप अर्जुन को बहुत कम मानते हैं। निशा मेहरा असहाय दिख रही थी। वह अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वह ये भी जानती थी कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। इसे देखो। विक्रम मेहरा ने निशा मेहरा की ओर देखा और कहा, मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि लायन किंग मरने लायक है? वही है जो प्लेग भेज सकता है। अब अर्जुन उसे एल्क एलॉय देना चाहता है। इस तरह की चीज तो दी ही जा सकती है। अगर ये दूसरे देशों के हाथ में पड़ गई तो क्या होगा? अगर तुम गिरोगे तो गिरोगे। कुणाल चावला ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सुआन ने जो दिया है वह केवल संशोधन विधि है, निर्माण विधि नहीं। वर्तमान में हम ही एकमात्र हैं जो एल्क मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी संगठन या देश एल्क मिश्र धातु का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके अलावा चूंकि हमें एक नई तकनीकी सफलता मिली है, इसलिए एल्क मिश्र धातु को भी उन्नत किया जाएगा। उस समय तक मिश्र धातु की जानकारी चुराना अधिक कठिन हो जाएगा और यह अब की तुलना में अधिक कठिन होगा। ये शब्द सुनकर विक्रम मेहरा ने कुणाल चावला की ओर संदेह से देखा और पूछा, सचमुच? क्या एल्क मिश्र धातु एक तकनीकी सफलता है? असली? डॉक्टर ललित,
अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्द या बाद में एल्क मिश्र धातु को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि यह एक संतुलन के बराबर है, ताकि अन्य देश हमारे खिलाफ एकजुट न हो। इसलिए एक हिस्सा देने से कुछ परेशानियों से बचा जा सकता है, और यहाँ तक कि अन्य देशों को जापान को खोजने में मदद करने की अनुमति मिल सकती है। ग्रहण सबसे उन्नत तकनीक हमेशा हमारे हाथों में रही है, और इसे चुराने का कोई तरीका नहीं है, जब तक कि वे यहाँ ना आ सकें। गलत, डॉक्टर, ललित अय्यर ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ आना बेकार है, क्योंकि एल्क बिल्डिंग पहले से ही अर्जुन की वसीयत के अधीन है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी सभी सामग्रियों के रहस्यों का पता नहीं लगा सकता। कुणाल चावला ने कहा, मैं और मेरा भाई तो और भी ज्यादा असंभव हैं। हमारे पास आत्मरक्षा के साधन भी हैं, इसलिए दूसरे हमें धमका नहीं सकते। ध्रुव चावला और कुणाल चावला सहित डॉक्टर ललित अय्यर जैसे प्रमुख तकनीशियनों के लिए अर्जुन ने पहले ही उन्हें सुरक्षात्मक सूट का एक सेट दे दिया है, जिसमें उनके परिवारों के लिए 24 घंटे की सुरक्षा भी शामिल है। इतना ही नहीं, बल्कि हुआचेंग में अर्जुन एल्क की एक शाखा स्थापित करने की भी योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य पल नदी डेल्टा की रक्षा करना है। एक ही समय पर कुछ युवाओं का दमन करो। शेर राजा की जान बचाना अर्जुन की योजना का तरीका था। सबसे पहले वह आनुवंशिक तकनीक का अध्ययन करने के लिए शेर राजा की भुजा का उपयोग कर सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह शेर राजा के शरीर की विशेष विशेषताओं का पता लगा सकता है। दूसरा, एल्क मिश्र धातु कभी भी उसके हाथों में नहीं फंसती। इस तकनीक का इस्तेमाल विमानन क्षेत्र के साथ साथ नेविगेशन क्षेत्र में भी किया जा सकता है, जिसमें कार अपग्रेड आदि शामिल हैं। इसलिए अर्जुन परिवर्तन प्रौद्योगिकी तो प्रदान कर सकता है, लेकिन मूल विनिर्माण प्रौद्योगिकी देना असंभव है। इसके अलावा सौर ग्रहण परिवर्तन प्रौद्योगिकी में भी महारत हासिल की गई है, जैसा कि शेर राजा पर एल्क मिश्र धातु से देखा जा सकता है। भले ही अर्जुन इसे न बताए, फिर भी एक्लिप्स इस तकनीक का उपयोग दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए देर सवेर करेगा, जिससे अर्जुन के लिए और अधिक शत्रु पैदा हो जाएंगे। अर्जुन ने स्वयं ही संशोधन तकनीक दे दी, जिससे बहुत सी परेशानी भी टल गई और साथ ही कई लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, पूंजी गठबंधन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे अर्जुन को निपटना है। अर्जुन ने शेर राजा के साथ व्यापार करने के लिए एल्क मिश्र धातु का उपयोग किया, और यह भी चाहता था कि शेर राजा उसे राजधानी गठबंधन में उन पुराने राक्षसों से निपटने में मदद करे। इस स्थिति में बैठकर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि कोई भी शत्रु स्थायी नहीं होता, केवल हित ही स्थायी होते हैं। यदि हित एक जैसे हों, तो उसके लिए शेर राजा की जान बख्श देना उचित होगा। वह एक सौदा है, लड़ो और मार डालो। यह अर्जुन के लिए उपयुक्त नहीं है, और यह अर्जुन के हित में भी नहीं है। ज़ियाओक्सुआन बड़ा हो गया है। ये दृश्य देखकर राजेश वर्मा के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसकी सोच के अनुसार वह वैसा ही करेगा। केवल इसी तरीके से लाभ को अधिकतम किया जा सकता है और एल्क को भविष्य में पकवान से निपटने की परेशानी से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा ये पूंजी गठबंधन भी स्थापित कर सकता है। जब तक राजधानी का गठबंधन अच्छे हाथों में है, तब तक उदय वर्मा घर जा सकेंगे, यहाँ तक कि बाहर भी जा सकते हैं। मेरा छोटा भाई बहुत ताकतवर है, मेरी दूसरी बहन से कहीं ज्यादा होशियार है। रिया वर्मा ने अपनी कमर को फैलाकर अपने आकर्षक शरीर को दिखाया और उसके नाजुक सुंदर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। वह परिवार का दिमाग है। इस मामले में काव्या वर्मा भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। काव्या वर्मा के अधिक सहायक पहलुओं में व्यावसायिक कौशल शामिल है। अगर फेफी यहाँ होती तो मैं तुमसे जरूर फिर बहस करती। काव्या वर्मा ने तीसरी बहन की तरफ देखा। रिया वर्मा मुस्कुराई, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। जिसने भी पीहू वर्मा को अपनी बहन बनाया, वह उसे ही अपना सकती थी। अन्यथा पीहू वर्मा को लगेगा कि वह परिवार में सबसे बेकार नमकीन मछली है। निशा मेहरा ने बड़ी बहन और तीसरी बहन को देखा, उसके दिल में प्रशंसा भरी हुई थी। वर्मा परिवार के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि पीहू वर्मा थोड़ी खट्टी है, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार करने में पीहू वर्मा बहुत अच्छी है। सीधे शब्दों में कहें तो पीहू वर्मा एक अच्छी इंसान है। ठीक है, बाकी का काम तुम संभाल लो। मैं जाकर उन प्लेटों को देखता हूँ और देखता हूँ कि कुछ मिलता है या नहीं। राजेश वर्मा ने कहा, मैं भी जा रहा हूँ। रिया वर्मा मुस्कुराई और बोली, जहाँ तक चेंग वेन्याओ की बात है, मैं चीनी गठबंधन का खूब खून खराबा करवा सकती हूँ।
अगर उन्हें इस मामले के बारे में पता नहीं है तो मैं यकीन नहीं करूंगी। चीनी गठबंधन प्रवासी चीनियों द्वारा गठित हितों का एक गठबंधन है। इनमें से अधिकांश लोग स्वयं को हुआ साम्राज्य का नहीं बताते। चीनी और चीनी में भी अंतर है। आप चेंग वेन्याओ की एल्क चोरी तकनीक पर वापसी से जान सकते हैं। इसलिए रिया वर्मा चीनी गठबंधन को जाने नहीं देना चाहती थी। पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा, काव्या वर्मा ने अचानक कुछ कहा। अच्छा है, राजेश वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया लेकिन मना नहीं किया। चेंग वेन्याओ अब बहुत डरा हुआ है, एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद है, उसके पैर लगातार कांप रहे हैं। अब जाकर उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, और वह ये भी जानता था कि आगे उसे किस तरह के अपराध का सामना करना पड़ेगा। एक बार दोषी करार दिए जाने पर उसे अपना जीवन जेल में बिताना पड़ सकता है। दरवाज़ा खुला और किसी ने चेंग वेन्याओ को बाहर निकाला। जब चेंग वेन्याओ ने काव्या वर्मा को देखा तो उसने जल्दी से विनती की, कियान, मुझे बचाओ। काव्या वर्मा के चेहरे पर बहुत शांति थी और उन्होंने कहा, अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं परेशान क्यों होती। हाँ, यह मेरी गलती है। मुझे अंधा नहीं किया जाना चाहिए। मुझे एक और मौका दो प्लीज़, चेंग वेन्याओ ने डरते हुए कहा। उसके पास अभी भी भविष्य है, वह अभी भी बहुत युवा है और करोड़ों डॉलर वाली उसकी कंपनी उसे जीवन भर खाना खिला सकती है। इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए चेंग वेन्याओ अपना जीवन जेल में नहीं बिताना चाहते थे। जब तक एल्क उसका पीछा नहीं करता तब तक वह ठीक रहेगा। इसलिए वह केवल काव्या वर्मा से विनती कर सकता था, काव्या वर्मा से उसे जाने देने की भीख मांग सकता था। मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं यहाँ आपको अलविदा कहने नहीं आई हूँ, बल्कि ये देखने आई हूँ कि खलनायक का क्या होता है, ताकि भविष्य में लोगों से मिलते समय मैं अधिक सावधान रह सकूं। चेंग वेन्याओ का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। काव्या वर्मा उसे अपमानित करने के लिए यहाँ आई। राजेश वर्मा उनके बगल में बैठे थे। उन्होंने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। तभी चेंग वेन्याओ ने काव्या वर्मा के बगल में राजेश वर्मा को देखा। राजेश वर्मा बहुत धीरे से मुस्कुराए, एक विद्वान की तरह, परिष्कृत विद्वत्तापूर्ण वातावरण से परिपूर्ण। इसी तरह ये भी एक मध्यम आयु वर्ग का सुंदर लड़का है। लेकिन चेंग वेन्याओ जानता था कि राजेश वर्मा किस तरह का व्यक्ति है। विदेश में राजेश वर्मा शीर्ष खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि हैं। उनके साथ मिलकर घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है। राजेश वर्मा न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लेआउट में भी उत्कृष्ट क्षमता रखते हैं, साथ ही कई कनेक्शन भी रखते हैं। राजेश वर्मा ने जो कहा वह निश्चित रूप से कोई धमकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह ऐसा करने में अवश्य सक्षम होंगे। इस दौरान लगता है सब भूल ही गए कि राजेश वर्मा कितने ताकतवर हैं, क्योंकि राजेश वर्मा का एक बहुत ही प्रतिभाशाली बेटा है। ये बेटा दुनिया में चमकता है और धीरे धीरे राजेश वर्मा पर भारी पड़ता है। पहले तो सब यही कहते थे कि अर्जुन राजेश वर्मा का बेटा है। अब तो सब यही कहेंगे कि राजेश वर्मा अर्जुन के पिता हैं। राजेश वर्मा ने चेंग वेन की चकाचौंध में छिपे गुस्से को गायब होते देखा और उसकी जगह थोड़ी सी पीड़ा भर दी। उन्होंने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जब कबूल करो तो नरमी बरतो और जब विरोध करो तो सख्त। तुम्हें पता होना चाहिए कि शेर राजा का संगठन बच नहीं सकता और मेरे बेटे का सिर पहले ही काट दिया गया है। शेर राजा का एक हाथ है और वे तुम्हें नहीं बचा सकते। बेशक चीनी गठबंधन तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरी तीसरी बेटी पहले ही चीनी गठबंधन से निपटने और फायदे लेने जा चुकी है। मुझे लगता है आपकी कंपनी के सभी हित मेरी तीसरी बेटी द्वारा संभाल लिए जाएंगे। इस कदम में आपने गलती की और इसकी कीमत बहुत अधिक थी। यदि आप कुछ नहीं कहेंगे या ऐसी बातें कहेंगे जो मैं नहीं सुनना चाहता तो आपको जीवन भर जेल में रहना होगा। राजेश वर्मा ने अपनी बाहें पार करके मुस्कुराते हुए कहा, यह आप पर निर्भर है कि आप खुद को बचा पाते हैं या नहीं। इस दबाव में चेंग वेन्याओ ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं कहता हूँ, मैं सब कुछ कहता हूँ। ये देखकर काव्या वर्मा की आंखों में घृणा और बढ़ गई। कैसा खलनायक है, अपने थोड़े से लाभ के लिए उन्होंने पूरे समूह के हितों को भी बेच दिया।
इसके अलावा अगर चेंग वेन्याओ ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो भी राजेश वर्मा के लिए ये कहना बेकार होगा कि कानून को क्या करना चाहिए। लायन किंग की घटना ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या अर्जुन ने शेर राजा संगठन को नष्ट नहीं किया? यह अर्जुन के व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। जब वह झोंगडोंग में था तो अर्जुन ने वहां एकलिप्स संगठन का पूरा खाका ही मिटा दिया था। अब जब उसका सामना लायन किंग जैसे संगठन से हुआ है तो अर्जुन उसे कैसे छोड़ सकता था? हालांकि ये पता चला कि अर्जुन ने शेर राजा को जाने दिया। पूंजी संघ सूचना के नेता को पहले ही संकट की आहट मिल चुकी है। उसके लिए अर्जुन का ऐसा करना स्पष्ट रूप से शेर राजा को उससे निपटने का मौका देना है। और उसे पता नहीं था कि अर्जुन ने शेर राजा को क्या क्या फायदे पहुंचाए हैं। अगर शेर राजा ने सचमुच उससे निपटने के लिए अपनी बंदूकें घुमा लीं तो उसे बहुत परेशानी होगी। ये कदम काफी कठिन है। सूचना नेता एक गोरी चमड़ी वाला बूढ़ा आदमी है। उसने अर्जुन को कभी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि अर्जुन बहुत छोटा है। भले ही उसके आसपास राजेश वर्मा जैसे कुलीन लोग और नेता हों, सूचना नेता की नज़र में अर्जुन अभी भी बच्चा ही है। एक बच्चा किस तरह का तूफान खड़ा कर सकता है? अब तथ्यों ने साबित कर दिया है कि अर्जुन ने वाकई तूफान ला दिया है, और तूफान तो तूफान ही है। अगले 2-3 सालों में लायन किंग की हरकतें बहुत बड़ी होंगी और इसका असर यूरोप और अमेरिका के हालात पर भी पड़ेगा। इसलिए सूचना नेताओं में भी संकट की भावना होती है। औद्योगिक नेता भी यहाँ हैं और उनके मन में भी संकट की भावना है, क्योंकि लायन किंग द्वारा शामिल उद्योग क्षेत्रों का भी उनके साथ एक निश्चित संबंध है। उन्हें पेप्पोन परिवार पर हमला शुरू कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें, औद्योगिक नेता ने कहा। मुझे पता है, सूचना नेता ने अपनी भौहें रगड़ते हुए कहा। अर्जुन ने बोपांग परिवार में पहले ही कुछ साधन छोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे इसकी उतनी परवाह नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां हैं। अब स्थिति अलग प्रतीत होती है। एक बार जब अर्जुन को बाईपांग परिवार पर नियंत्रण करने की अनुमति मिल जाएगी तो ये शक्ति नियंत्रण खो देगी और उस समय ये वापस मेरे पास आ जाएगी। पेप्पोन परिवार के लिए शतरंज का ये खेल हारना मेरे लिए असंभव है। एक बार मैं ये खेल हार गया तो भविष्य में मैं और भी निष्क्रिय हो जाऊंगा। सूचना नेता की धुंधली आंखें ज्ञान से भरी थीं और अगली बात थी कलाइयों की प्रतियोगिता। बल के मामले में वह अर्जुन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन लेआउट के मामले में अर्जुन निश्चित रूप से उससे कम अच्छा था। भले ही अर्जुन के साथ राजेश वर्मा जैसे लोग हों। औद्योगिक नेता मुस्कुराए और बोले, अर्जुन हमेशा से हुआ के मूल निवासी रहे हैं और इस देश के लोगों में उनके प्रति गहरी आस्था और सम्मान की भावना है। भले ही अब वे नई दुनिया के प्रमुख हैं, फिर भी उनकी हड्डियों में हुआ पर गर्व है। अपने देश के लिए काम करें, किसी एक संगठन के लिए नहीं। वास्तव में सूचना नेता ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने उद्योग जगत के नेता की बात से इनकार नहीं किया, क्योंकि यह सच है। अर्जुन अपने देश के लिए केवल स्वेच्छा से ही योगदान देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने कुछ हितों का त्याग करना पड़े। लेकिन बाहर से अर्जुन बहुत स्वार्थी होगा, यहाँ तक कि लाभ का आधा पैसा भी उसके हाथ से नहीं निकलेगा। इतने घंटों की समझ के बाद सूचना नेता पहले ही अर्जुन के चरित्र को समझ चुका है। इसलिए वे उच्च संभावना के साथ अनुमान लगा सकते हैं कि अर्जुन क्या करना चाहता है। इसमें बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं होगी। चलो बाईपांग परिवार से शुरुआत करते हैं और फिर अर्जुन से मुकाबला करते हैं। आखिरकार वह एक युवा है, जल्दी आवेग में आ जाता है और जब उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो उसका सिर गर्म हो जाएगा। उद्योग जगत के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह के शतरंज के खेल में अगर आप गलत चाल चलते हैं तो आप गलत ही चलेंगे। बस उनसे कुछ तकनीकी जानकारी हासिल करने की बात है। अब समय आ गया है कि उन्हें बताया जाए कि कुछ गलत करने की कीमत चुकानी पड़ती है। सूचना प्रमुख भी हल्के से मुस्कुराए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, उद्योग जगत के नेताओं पर भी नहीं। इतने उतार चढ़ाव का अनुभव करने के बाद वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि वह किसी पर भी सहजता से भरोसा नहीं कर सकता, अन्यथा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उद्योग के नेता के चले जाने के बाद वह किसी और के संपर्क में था। सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने के बाद शेर राजा ने पूछा, हुक्ड? ये लगभग हो गया है, लेकिन अभी भी मुझ पर 100% भरोसा नहीं है। औद्योगिक नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर, अगर मैं इस मामले में आपकी मदद करता हूं तो
तो मुझे बहुत परेशानी हो सकती है। आपने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना, अन्यथा ये हम दोनों के लिए मुश्किल होगा। चिंता मत करो, मैं जो कहता हूँ वह करूँगा, और जो वादा करता हूँ वह पूरा करूँगा। शेर राजा ने कहा, कैथरीन ही वह महिला है जिसे रखा जाना चाहिए। अर्जुन पर कोरोट का अच्छा प्रभाव है। अन्य लोगों को रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कोई समस्या नहीं। उद्योग के नेता ने कहा, मुझे एल्क मिश्र धातु का एक हिस्सा चाहिए, साथ ही आपके हाथ में संशोधन तकनीक भी चाहिए। मैं आपको संशोधन तकनीक दे सकता हूं, लेकिन एल्क मिश्र धातु नहीं। शेर राजा ने हल्के से कहा, मुझे एल्क मिश्र धातु की भी बहुत ज़रूरत है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है कि एल्क समूह ने अब उच्च रक्षात्मक क्षमताओं वाली एक कंपन धातु सामग्री का उत्पादन किया है। मुझे लगता है कि आप अर्जुन को इस स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं। यदि यह शर्त रखी भी जाए तो भी वह सहमत नहीं होंगे। उद्योग के नेता ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सच कहूं तो ये युवक वाकई बहुत अद्भुत है। वह हमेशा कुछ ऐसी तकनीक लेकर आता है जो इस युग से भी आगे निकल जाती है और तकनीक के बारे में सबकी धारणा को बदल देती है। केवल तकनीक ही चमत्कारी नहीं है, अर्जुन स्वयं भी चमत्कारी है। शेर राजा ने मन ही मन शिकायत की कि असल में अर्जुन का सामना तो उसने ही किया था। उस समय अर्जुन उसे आसानी से गिरा सकता था और एक ही लात से उसका बायां हाथ भी तोड़ सकता था। शेर राजा ने खाली हाथ को देखा, उसकी आंखें भय से भरी थीं। वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि अर्जुन की शारीरिक फिटनेस का स्तर क्या था, या फिर अर्जुन पहले से ही एक कृत्रिम मानव है। लेकिन ये भी असंभव है, अर्जुन एक चतुर और स्वाभिमानी व्यक्ति है, वह इतना मूर्ख नहीं होगा। यदि अर्जुन सचमुच इतना मूर्ख होता तो वह भगवान से व्यवहार नहीं करता। आखिरकार ईश्वर वास्तव में मानव विरोधी है। बाकी बातों की चिंता मत करो, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। तुम सब लाभ चाहते हो और मैं भी लाभ चाहता हूँ। आपस में लड़ने की तुलना में जीत जीत वाला सहयोग ज्यादा आरामदायक होता है ना? लायन किंग इंडस्ट्री के नेताओं से इतनी बकवास बातें करने में बहुत आलसी है। हम सब समझदार लोग हैं, इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक दो वाक्यों में ही जान सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोगों के साथ घूमना पसंद करते हैं। आपको बहुत स्पष्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्या करना है। लेकिन आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा पूंजी गठबंधन बिखर जाए। उद्योग के नेता ने आह भरी, अगर सूचना बुरा आदमी गिर जाता है तो पूंजी गठबंधन अस्थिर हो जाएगा और फिर अराजकता होगी और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। सबसे बड़ा लाभार्थी अभी भी अर्जुन है और हम सभी बहुत कुछ खो देंगे। मुझे पूरा सेट देना बंद करो। शेर राजा ने अनायास ही कहा, क्या आप बहुत पहले ही पूंजी गठबंधन को भंग नहीं करना चाहते हैं? केवल विघटन के बाद ही आपको अधिक लाभ मिल सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अब नई दुनिया और सूर्य ग्रहण दिखाई दिए हैं, साथ ही कुछ बड़े बड़े और छोटे तकनीकी संगठन नेतृत्व करते हैं। आपका उद्योग सबसे अधिक लाभदायक है और आपको अन्य भागीदारों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। आप ही हैं जो सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। यदि पूंजी गठबंधन टूट गया तो क्या औद्योगिक नेताओं की आय कम हो जाएगी? असंभव। केवल उच्चतर गठबंधन के अस्तित्व के कारण औद्योगिक नेताओं को गठबंधन को बनाए रखने के लिए अपने हितों का कुछ हिस्सा योगदान करना पड़ता है, और वह वास्तव में सबसे अधिक कमाता है। बेशक पैसे वाला हिस्सा नहीं, लेकिन इस दुनिया में संसाधन पैसे से ज्यादा कीमती हैं। उनके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के नेता भी हैं। ये दोनों ही वो लोग हैं जो पूंजी गठबंधन को बिखरना चाहते हैं, लेकिन कोई उचित बहाना नहीं है। जो भी इसे सबसे पहले उठाने का साहस करेगा उसे सभी लोग मिलकर उखाड़ फेंकेंगे। बेशक उद्योग जगत के नेताओं को इसमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस तरह की चीज़ों से सिर्फ मोटी चमड़ी वाले लोग ही फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इस मामले को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अगर भविष्य में कोई सहयोग का इरादा हो तो मुझे पहले ही बता देना। उद्योग के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, लान, इस सहयोग के बाद मुझे लगता है कि आपको मुझ पर अधिक भरोसा करना चाहिए ताकि हमारे अगले सहयोग में विश्वास बढ़ सके। ठीक है, मैं करूँगा। जब लायन किंग ने बोलना समाप्त कर दिया तो उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं के साथ बकवास करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे सैटेलाइट फ़ोन काट दिया।
फोन रखने के बाद शेर राजा ने अपने बगल में एक प्रेत को देखा। यह एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण है। ऊपर अर्जुन है। अर्जुन ने यह दृश्य मुस्कुराते हुए देखा। वह भी इन चीज़ों के बारे में जानता था और इसके अलावा केवल शेर राजा ही ऐसी चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल सकता था। मैं इस मामले को आप पर छोड़कर राहत महसूस कर रहा हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। पूंजी गठबंधन के साथ बने रहो और कोई गलती मत करो ताकि हमारा सहयोग लंबे समय तक चल सके और तुम जो चाहते हो वह पा सको। मैं अपना काम करूँगा, चिंता मत करो, मैं करूँगा, शेर राजा ने कहा। क्या आपने जिस यांत्रिक भुजा का उल्लेख किया है वह वास्तव में ऐसा कर सकती है? अर्जुन ने उसे बताया कि टूटे हुए बाएं हाथ को उससे जोड़ा जा सकता है, लेकिन वह इस टूटे हुए हाथ से एक यांत्रिक हाथ भी बना सकता है। इस हाथ में और भी कार्य जोड़ दो और शेर राजा को इसे स्वयं नियंत्रित करने दो। ठीक है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाएं हाथ पर अनुसंधान अभी भी चल रहा है। इतना ही नहीं, सोने और एल्क मिश्र धातु को हिलाने की तकनीक भी जोड़ी जाएगी। जब समय आएगा तो हमले और बचाव का संयोजन, साथ ही आपकी अपनी मजबूत काया, आप केवल मजबूत बनेंगे और कोई सीक्वेल नहीं होगा। मुझसे झूठ मत बोलो, शेर राजा ने गहरी आवाज में कहा। अगर मैंने तुमसे झूठ भी बोला तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? अर्जुन हल्के से मुस्कुराए और बोले, सिंह राजन, मैं स्पष्ट कर दूं कि आप अब मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपने मेरी ताकत देखी है और जानते हैं कि मेरे पास क्या है, इसलिए यदि मैं वास्तव में आपको मारना चाहता हूं तो ये बहुत आसान बात है। ये सुनकर शेर राजा का माथा ठनका, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सके कि अर्जुन ने जो कहा वह सच था। यदि अर्जुन उसे मारना चाहता तो ये बहुत आसान होता। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि तुम मुझे विदेश में और मदद कर सकोगे और वैसे सूर्य ग्रहण संगठन का भी पता लगा सकोगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हालांकि काल थोड़ा सक्षम है, लेकिन इस मामले में वह तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उसका ख्याल रखो। चाहे कुछ भी हो, वह अब भी मेरा दोस्त है। उसे आसानी से मरने मत देना, वरना मैं तुम्हें एक प्रश्न के रूप में ले लूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामलों के संबंध में यदि कुछ भी हो तो कृपया मुझे यथाशीघ्र सूचित करें या मेरी तीसरी बहन को सूचित करें। चूंकि वे उत्पात मचाने के लिए पागल हैं, मैं तो बस उनके साथ खेल ही सकता हूँ। एक दो मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें दिखा दूं कि स्वर्ग के महल में उत्पात मचाना कैसा होता है। ये शब्द कहने के बाद अर्जुन ने फोन बंद कर दिया, लेकिन अर्जुन की हंसी शेर राजा के कानों में गूंजती रही। आत्मविश्वासी, अहंकारी, अब यह अर्जुन का पर्याय बन सकता है। हालांकि जब अर्जुन की अपनी राष्ट्रीय मान्यताएं थीं, तो शेर राजा अपने चेहरे पर ईर्ष्या का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। वह एक राष्ट्रविहीन व्यक्ति है, लेकिन उसके जैसे व्यक्ति को किसी राष्ट्रीयता की आवश्यकता नहीं है। वह किसी और से ज्यादा आज़ाद है, लेकिन उसकी एक चिंता कम है। दोस्त, शेर राजा ने अपना सिर हिलाया। दोस्त एक विलासिता है। समय के साथ उसके सभी दोस्त मर गए। कुछ लोग शत्रु के हाथों मारे गए और कुछ लोग उसके हाथों मारे गए। इसलिए शेर राजा को यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं हुई कि उसके दोस्त होंगे। इसलिए जब अर्जुन ने कहा कि वह उनका अधीनस्थ है और उनके लिए काम करता है, तो शेर राजा नाराज नहीं हुए। हमेशा एक दिन ऐसा आएगा जब फेंग शुई पलट जाएगी। मामला लगभग सुलझ जाने के बाद अर्जुन अब चुपचाप सिंहराज के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। और अर्जुन को अब कोई परेशानी नहीं थी। वह इस दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान करता रहा और कभी कभी निशा मेहरा के साथ खरीदारी करने जाता या अन्य स्थानों की यात्रा करता। केवल अर्जुन को सिरदर्द किस बात से हुआ? पीहू वर्मा ने गुप्त रूप से उनके लिए एक वैरायटी शो स्वीकार कर लिया। अर्जुन स्वाभाविक रूप से इस विविधतापूर्ण शो से परिचित हैं, क्योंकि ये शो डिनर के लिए वाकई बहुत अच्छा है। इसलिए जब अर्जुन और निशा मेहरा फ्री होते हैं तो ये वैरायटी शो चलाकर देखते हुए खाना खाते हैं। यहाँ तक कि गोलू को भी ये वैरायटी शो बहुत पसंद आ गया। पीहू वर्मा, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? तुम्हें बुलाया तो ठीक है, मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम्हें पता नहीं मैं व्यस्त हूँ? अर्जुन ने अवाक होकर पीहू वर्मा को देखा और वास्तव में उसे सबक सिखाना चाहता था। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरे प्रोग्राम ग्रुप के डायरेक्टर मेरे दरवाजे पर आ चुके हैं और मैं सोचकर मना नहीं कर सकता। मैं इसे यूं ही जाने देता हूँ। वैसे भी आजकल तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं।
पीहू वर्मा ने हिम्मत जुटाई और पलटकर जवाब दिया, फिर निशा मेहरा को खींच लिया और कहा, निशा मेहरा, चलो साथ में लॉन्गिंग फॉर लाइफ चलते हैं। वैसे भी आप हाल ही में व्यस्त रही हैं, यह आराम करने का समय है। हर समय कंपनी में मत रहो, बस रहो, टहलने जाओ और ग्रामीण दृश्यों को महसूस करो। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, निशा मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाल ही में अर्जुन मुझे कई जगहों पर ले गया है। मैं पहले ही ग्रामीण दृश्यों का अनुभव कर चुकी हूँ। अगर मैं आलसी बनी रही तो बड़ी बहन मुझे डांट सकती है। अरे, ब्लाइंड डेट से बचने के लिए मेरी बड़ी बहन आजकल सिर्फ काम से ही पेट भर रही है। उसे अकेला छोड़ो, हमारे साथ आओ और वहाँ का लजीज खाना खाओ। पीहू वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना? जब गोलू ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या यह उतना ही स्वादिष्ट शो है? हाँ हाँ हाँ, पीहू वर्मा ने सिर हिलाया और बोली, गोलू, क्या तुम चलना चाहोगे? इस बार मैंने तुम्हारे लिए साइन अप किया है। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। वहाँ बहुत सारे फल और मांस भी हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा। म्याऊं। जाओ, गोलू उत्साहित होकर चिल्लाया। तुम क्या करने वाले हो? हम तुम्हें पकाकर बड़ा खाना खाएंगे। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, क्या हर दिन इतना खाना काफ़ी नहीं है? तुम बस घर पर रहो और कहीं मत जाओ। मैं बहुत आज़ाद हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेहतर है कि मैं बाहर घूमने चला जाऊं। गोलू ने खुद को मजबूर करके कोई कारण ढूंढा। इस समय काव्या वर्मा अंदर आए और उदास चेहरे के साथ बोली, फेई, अगर तुमने निशा मेहरा को ले जाने की हिम्मत की है तो बेहतर होगा कि तुम कुछ समय के लिए वापस न आओ। पीहू वर्मा ने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। ऐसा लगा कि बड़ी बहन ने अभी जो कहा वो सुन लिया। अंत में अर्जुन को जीवन की लालसा की ओर खींच लिया गया। सच कहूं तो निशा मेहरा को भी उम्मीद है कि अर्जुन यहाँ 2 साल आराम करने आएगा, ताकि उसे यहाँ जादू की नगरी में दिन भर घबराहट न हो या रिसर्च रूम में रहकर तरह तरह के वैज्ञानिक शोध कार्य न करने पड़े और कभी कभी कुछ रोमांचक चीज़ें भी सामने आएं जो लोगों को समझ में न आए। कभी कभी निशा मेहरा को अपने पुराने अर्जुन की याद आती है, जिसे सिर्फ गेम खेलना पसंद था। कम से कम यह आरामदायक है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अब अर्जुन जिन चीज़ों के संपर्क में आया है वे बहुत खतरनाक हैं। हर बार जब अर्जुन बाहर जाता है तो निशा मेहरा हमेशा चिंतित रहती है। इसलिए जब पीहू वर्मा ने अर्जुन को लॉन्गिंग फॉर लाइफ में जाने का सुझाव दिया तो निशा मेहरा ने दोनों हाथों से सहमति जताई। बेशक जब पीहू वर्मा अर्जुन को वहां लेकर आई तो उनमें से अधिकांश को उम्मीद थी कि अर्जुन उनके हिस्से का काम कर सकता है, साथ ही उनके भाई की पाक कला कौशल भी। इसलिए पीहू वर्मा को लगा कि अर्जुन को वहां लाना निश्चित रूप से लाभ कमाने वाला है। बस अर्जुन को यह उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का तनिष भी आएगा। क्या आप सब बहुत व्यस्त नहीं हैं? आपके पास बाहर जाने का समय क्यों है? अर्जुन अभी तक वहां नहीं गया था, लेकिन अभी भी एल बिल्डिंग में था। तनिष को घूर रहा था और हैरान भाव से पूछा, उन्हें फिल्म बनानी है। मैं ठीक हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है और अब मैं लॉन्गिंग फॉर लाइफ शो में भाग लेने जा रहा हूँ। तनिष ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर मैं रास्ते में ही हूँ, मैं आपका निजी लड़ाकू विमान वहां ले जाऊंगा। कार्यक्रम टीम ने तनिष को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन जब तनिष को पता चला कि अर्जुन जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ चले गए। उन्होंने कार्यक्रम टीम को भी बुलाया। उन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए था, बस उन्हें 2 दिन खेलने दिया जाए। वैसे कुछ अच्छा खाना खा लीजिए। खैर अतीत मुश्किल नहीं है, अर्जुन के साथ लड़ाकू विमान हवा में ही रुक सकता है। तुम बस रगड़ो, जोर से रगड़ो। ये कैसे संभव हो सकता है कि अर्जुन तनिष की सावधानीपूर्वक सोच को नहीं देख सका। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह तो बस आलसी होना चाहता था और कहा कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। क्या किसी कलाकार का काम हो सकता है? हालांकि ये सोचकर कि जोरावर और अन्य सभी हाल ही में पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और अभी भी कुछ फिल्मों की शूटिंग होनी बाकी है, अर्जुन इन लोगों के लिए दुख महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता। कंपनी के लिए पैसा कमाना कठिन काम है। तनिष कुछ छोटे मोटे तोहफे भी लाया था और साथ ही कुछ स्नैक्स भी बनाए थे। खैर ये सब गोलू को खुश करने के लिए था। इस बिल्ली के साथ वो असल में ठीक था। जल्द ही अर्जुन भी ऊपरी मंजिल से गुजरकर निजी लड़ाकू विमान में चढ़ गया। उसके लिए यात्रा करते समय समय बचाना जरूरी है और उसका समय पैसे के बराबर है।
कई घरेलू मार्गों के लिए वह जल्द से जल्द विमानन विभाग से संपर्क कर सकता है। इस यात्रा के बारे में अर्जुन ने पहले ही सूचना दे दी है और समय आने पर वह यात्रा पर निकल सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। लड़ाकू विमान की गति बहुत तेज होगी, मूलतः ये लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। बूढ़े तांग, इसे दिन भर इतना खाना मत खिलाओ, ये बेकार है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें भगा दूंगा। अर्जुन मुलायम सोफे पर बैठ गया और अवाक होकर तनिष्क को देखने लगा। ये लड़का जब से प्लेन में चढ़ा है बिल्ली को खाना खिला रहा है। इसे कैसे पता नहीं कि अन्न का दिल क्या है। देखो तुमने क्या कहा, मैं मदद करता था, तनिष्क ने जवाब दिया। इसके अलावा गोलू बहुत प्यारा है। मेरे पास आमतौर पर गोलू को देखने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है, उसे अधिक खाना खिलाने में क्या बुराई है। म्याऊं, बस इतना ही। गोलू भी सोचता है कि तनिष्क बहुत समझदार है, जब तक खाना है वह बिल्ली का पक्ष जीत सकता है। पीहू वर्मा भी उनके बगल में खाना खा रही थीं। वह असल में ग्रुप के सदस्यों को वहां लाना चाहती थीं, लेकिन काम की कुछ दिक्कतों के कारण वह पूरे ग्रुप के साथ नहीं जा सकीं। खाली समय में अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा गर्ल्स ग्रुप कैसा चल रहा है? तुम कब छोड़ोगी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक ग्रुप के रूप में डेब्यू करने की ज़रूरत है। इस समय को क्यों बर्बाद करो? अर्जुन थोड़ा अवाक रह गया। उसकी कंपनी में बहुत अधिक ट्रैफिक है। जब तक पीहू वर्मा में कुछ कौशल है, उसे लोकप्रिय होने की चिंता नहीं होगी। इसके अलावा पीहू वर्मा को फिल्मांकन या कुछ भी पसंद नहीं है। वह सिर्फ गाना और नृत्य करना पसंद करती है और इसके लिए कोई समूह बनाने की आवश्यकता नहीं है। एकल बेहतर है। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर तुम थोड़ा भी खिलवाड़ करो तो हम इसे पास कर देते हैं। पीहू वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। परिवार के सदस्य बहुत शक्तिशाली हैं और छोटे भाई की कंपनी भी बहुत बड़ी है। वह आमतौर पर बस उलझन में रहती है और पैसे की परवाह नहीं करती है या नहीं। चाहे वह कितनी भी अमीर हो, उसकी तुलना अर्जुन से नहीं की जा सकती। वैसे पीहू वर्मा के पास वो सब कुछ है जो वो खरीदना चाहती है। अगर वो सचमुच कुछ करना चाहती है तो बस अपनी बड़ी बहन या निशा मेहरा से बात कर ले, पैसे जल्द ही अकाउंट में आ जाएंगे। इसलिए पीहू वर्मा फिर से नमकीन मछली वाले मोड पर लौट आईं। आलस्य के केवल 0 और अनगिनत समय हैं। अर्जुन ने पीहू वर्मा से अन्य चीज़ों के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी उसे पैसे कमाने के लिए पीहू वर्मा की ज़रूरत नहीं थी। जब तक वह उसके लिए परेशानी पैदा नहीं करता, वह पहले से ही उस पर एक एहसान कर रहा था। जब लड़ाकू विमान आसमान में मंडरा रहा था तो स्थानीय निवासियों को परेशानी न हो, इसके लिए अर्जुन ने ड्रोन का इस्तेमाल कर उसे हवा में नीचे उतार दिया। यही बात पीहू वर्मा और तनिष्क के लिए भी सच है और तनिष्क ने अंततः अनुभव कर लिया है कि उच्च तकनीक क्या होती है। अरे, मेहमान आ रहे हैं। मशरूम हाउस में शिक्षक ने अचानक आकाश में किसी को देखा और जब उसने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। मशरूम हाउस के इतिहास में शायद ये सबसे खास अंदाज है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो आसमान से उतर सकते हैं। हुआंग शियाओचू हंसा। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि अर्जुन का रूप वास्तव में आकर्षक और चौंकाने वाला है। अर्जुन हाथ में पीहू वर्मा का सूटकेस लेकर सीधे आंगन में उतरा। मिस्टर वर्मा, मुझे सूटकेस दे दो। पेंग पेंग तुरंत वहां गया और सूटकेस ले लिया। मेरी दूसरी बहन को इसे खुद ही ले जाने दो, कोई बात नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं आऊँगा, आपका बहुत स्वागत है। पेंग पेंग ने अर्जुन से सूटकेस लिया और सलामी को कमरे में रखने में मदद की। पीहू वर्मा ने गोलू को गले लगाया और मुंह बनाते हुए कहा, उसके पास सूटकेस कैसे हो सकता है? अर्जुन और अन्य लोग सुबह ही यहाँ आ गए थे और कल के मेहमान अभी तक नहीं गए हैं और अब हर कोई अर्जुन को नवीनता से देख रहा है। घरेलू प्रौद्योगिकी में नंबर 1 और वह प्रतिभाशाली है और वह बहुत सुंदर है। अर्जुन पर बहुत सारे रंग हैं। पहले हर कोई अर्जुन से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसकी मंगेतर निशा मेहरा थी, लेकिन अब हर कोई निशा मेहरा से ईर्ष्या करता है क्योंकि उसकी मंगेतर अर्जुन जैसी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सबके मन में अर्जुन की छवि कितनी अच्छी है। सबको नमस्ते करके अर्जुन आंगन में बैठ गया। कल के मेहमान 2 छोटे छोटे ताज़े मांस के बच्चे थे। अर्जुन ने उन्हें हॉट सर्च पर कई बार देखा था पर कभी छुआ तक नहीं था। म्याऊं।
गोलू ने दो छोटे शिबा इनू को अपने सामने उछलते कूदते देखा, उसका बड़ा चेहरा अधीरता से भर गया। क्या कर रहे हो? अगर इनके साथ खेलना है तो जाकर थोड़ी देर खेलो। अर्जुन ने आगे बढ़कर गोलू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मत खेलो। गोलू ने जम्हाई ली, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, वह बस अच्छी नींद लेना चाहता है।